हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए अगला चैप्टर। बट चैप्टर समझाने से पहले एक जादू दिखाऊं, आज दिखा दूं मैजिक। चलो, एक मैजिक मैं आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं। उसके लिए मैं लेकर आया हूं एक कांच का ग्लास। आप देख सकते हो कांच का ग्लास है। एक पेपर लेकर आया हूं, साथ साथ में पेपर के ऊपर एक चीज है जो कि है सिक्का। 1 रुपए का सिक्का मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, अब एक जादू दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बट फिर भी ध्यान से देखना। इमेजिन करो, अगर मैं इस पेपर को, देखो ये पेपर, अगर मैं इस पेपर को, इस पे कॉइन रखा हुआ है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो कॉइन भी इसके साथ ही खींचेगा। हाँ या ना बोलो, बात एकदम सही है। अगर मैं पेपर को खींचूंगा तो कॉइन भी इसके साथ खींचेगा। बट अब एक जादू देखना, अगर मैं इस पेपर को जोर से खींचूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इस पेपर को जोर से खींचूं, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। अब मैं इसको जोर से खींचूंगा, अब क्या हुआ, पेपर तो आ गया बट कॉइन ग्लास के अंदर आ गया। ये कैसे हुआ, है ना एक जादू। बट ये जादू नहीं है दोस्त, ये है फिजिक्स का कमाल। यानी यही चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, और वो भी हम जानेंगे नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ। मुझे पता है आपके पेपर पास आ गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, थ्योरी भी जान लेंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारे पेपर में आएंगे वो आज के लेक्चर में तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो याद रखो, एक लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। एग्जाम्स आर नियर बट वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। मैं हूं ना बेटा, संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। पहले हम बात करते हैं फोर्स की। देखो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स, गैलीलियोस एनालिसिस, साथ साथ में 3 लॉ होते हैं न्यूटन बाबा के लॉ समझेंगे। जो लास्ट पोर्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो डिलीटेड है ना, 9th क्लास से वो डिलीटेड है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, फोर्स क्या है, मोशन क्या है। मोशन हमने पढ़ा था बेटा पिछले चैप्टर के अंदर। अगर किसी बच्चे का पिछला चैप्टर वीक है, मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने वन शॉट वीडियो बना रखी है मोशन के ऊपर, वो प्लीज जाकर भाई जाओ और उसको देख लो, क्योंकि उसके बहुत कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएंगे। बट ठीक है, अगर तुम्हारा वीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है, बट फिर भी सजेस्ट कर रहा हूं कि पुराना वो लेक्चर देख लेना। बाकी अगला चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए वो तो तुम मुझे कमेंट में बता ही दोगे। अब देखो, उसके अंदर हमने एक चीज जानी थी कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। जब भी कोई चीज रुकी हुई है यानी वो क्या है, रेस्ट पे है। जब वो मूव कर रही है, जैसे मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मोशन में हूं। ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी थी, हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, रेस्ट या मोशन। अब इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक आ जाता है जो कि है फोर्स, क्षमता, ताकत, है ना। स्कूल में गए हो, धक्का दिया है किसी को जोर से, है ना। प्रिंसिपल ऑफिस में गए हो, होपफुली ना गए हो, बट ऐसे धक्का वक्का दे देते हैं ना, क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया फोर्स होता क्या है। देखो फोर्स है एक तरीके का पुश या फिर पुल। यानी फोर्स 2 प्रकार के हैं, या तो आप किसी को धक्का दो, या तो आप किसी को अपनी तरफ खींचो, है ना, या तो आप अपनी तरफ खींचो। जैसे कि जब मैं मॉल के अंदर जाया करता था ना, तो मुझे बताना तुम्हारे साथ भी होता है क्या, मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, है ना, कि वहां पर पुश लिखा होता था बट मैं पुल कर देता था, है ना, कहीं पुल लिखा होता था मैं पुश कर देता था। होता होगा, तुम भी कहीं जाते होगे, गेट पे पुश पुल लिखा होगा और तुम उल्टा सीधा करके आते होगे, सबके साथ होता है ना। हाँ, तो मतलब पुश हमें पता है, पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर जो पुश या फिर पुल है ना, वो क्या है बेटा, वो है आपकी फोर्स। ठीक है, और पूरे लेक्चर के अंदर कान खोल के सुन लो, पूरे लेक्चर के अंदर एनर्जी मुझे एकदम हाई चाहिए, टॉप नॉच चाहिए, जोश मीटर अपना 100% रखना है, तभी मजा आएगा। जब मैं देखो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा सकता हूं, अगर तुम नहीं पढ़ सकते मजा नहीं आएगा। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो बेसिकली फोर्स क्या है, एक पुश या पुल है। अब सवाल ये आता है कि भैया फोर्स जो है इसका यूनिट क्या होता है, हम फोर्स को नापते कैसे हैं। तो साइंटिफिक जो यूनिट होता है ना फोर्स का, वो होता है न्यूटन। क्या है ऐसा यूनिट, न्यूटन, जिसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम खुद मुझे बताओ, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्या लगता है, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इमेजिन करो, इमेजिन करो आप किसी भी दरवाजे को खोल रहे हो, ठीक है। अब किसी दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें मेनली उस दरवाजे को पुश करना पड़ेगा, है ना। बहुत ऐसे दरवाजे हैं जो कि तुम पुल करोगे तो खुलेंगे ही नहीं, है ना। यानी फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और जब भी बारी आ जाए डायरेक्शन की, तो समझ लेना कि वेक्टर भैया की याद आ गई, लिख देना वेक्टर। जब भी डायरेक्शन नहीं है तो लिख देना स्केलर। ठीक है, तो फोर्स क्या है, आपका एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइन, है ना। क्या बोलते हैं, डाइन। ये वो वाली डाइन नहीं है बेटा, पिक्चरों में देखते वो नहीं बेटा, वो नहीं, ये है डाइन। डाइन क्या होता है, 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 रेस, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेस टू पावर 5 डाइन, है ना। डाइन एक यूनिट होता है। मेनली आपके क्वेश्चंस के अंदर न्यूटन ही यूज होगा, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर डाइन यूज हो रहा होगा। 99% आपका न्यूटन ही यूज हो रहा होगा। भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आगे जानेंगे, सबर रखो, एक एक करके समझाऊंगा। बट
उससे पहले मेरा एक सवाल कि भैया फोर्स से हो क्या क्या सकता है। तो बेसिकली फोर्स से 5 चीजें हो सकती हैं, 5 चीजें। पहली चीज क्या देखते हैं, पहली चीज है फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी मूव। यानी अगर मैं रुका हुआ हूं, मैं आराम से फोन पे बात कर रहा हूं, पीछे से आया मेरा दोस्त और उसने मुझे धक्का दिया, यानी उसने फोर्स लगाई। उसने फोर्स लगाई तो क्या हुआ, मैं आगे मूव कर गया, है ना। वो अलग बात है, मुड़ के मैं उसमें थप्पड़ मारूंगा कि मैं बात कर रहा था भाई क्यों डिस्टर्ब करा, बट फोर्स लगाई तो मैं आगे मूव करा। यानी फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इमेजिन करो बेटा, तुम्हारे सामने से कोई साइकिल चलाता आ रहा है, तुम उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो उसको तुम रोक सकते हो ना, रोक सकते हो ना, बिल्कुल रोक सकते हो। यानी फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बट एक गलती मत करना, कहीं तुम ट्रक के सामने खड़े हो जाओ और तुम्हें लगे तुम तो शक्तिमान हो, तुम ट्रक को रोक दोगे, दिक्कत हो जाएगी भाई। ऐसा ना करें ऐसा ना करें। चलो अगला देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सीधा जा रहा है, अगर उसको आप पुश करोगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन घूम सकती है। तो फोर्स का ये भी काम है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। अगला काम देखते हैं और क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आप मान लो एक गाड़ी है जो कि चल रही है ना, एक गाड़ी जो कि बहुत स्लो 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 जा रही है। अब मान लो पीछे से तुम 3 दोस्त आए और तुम 3 दोस्त ने धक्का देना स्टार्ट करा, फोर्स लगाना स्टार्ट करा। जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड तेज हो गई। तो यानी क्या कर सकते हैं हम, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, साथ साथ में डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर उल्टी फोर्स लगाओगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं किसी भी चीज पे प्रेशर लगाऊं, यानी मैं फोर्स लगाऊं, तो मैं उसकी शेप या साइज को बदल सकता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा एक बॉल आती है, बॉल को अगर आप ऐसे दबाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, शेप और साइज बदल जाएगा। तो यानी फोर्स से क्या कर सकते हैं हम, शेप या फिर साइज बदल सकते हैं। ठीक है, हथौड़ा लिया, किसी पे मारना स्टार्ट करा, मान लो हथौड़ा लेके तुम किसी पत्थर पे मार रहे हो, तो पत्थर से क्या होगा, पत्थर की जो वो है ब्रेथ है या फिर लेंथ है, वो पत्थर बीच से टूट जाएगा, है ना। तो फोर्स के हैं 5 काम। मेरे साथ एक बार फटाफट से बोल दो। रेस्ट को मूव करा देगा, मूव को रेस्ट करा देगा, है ना। स्पीड को बदल देगा भैया, डायरेक्शन को बदल देगा भैया, शेप एंड साइज को भी बदल देगा। क्या बात है, ये 5 पॉइंट एकदम क्लियर रहने चाहिए। ये पांचों पॉइंट क्या कर सकता है, फोर्स हमारा कर सकता है। अब फोर्स होती है 2 प्रकार की। अब ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं ना, इसमें 80% बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आज इस लेक्चर के बाद आपकी कंफ्यूजन छूमंतर है। देखो, 2 प्रकार की फोर्स है, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, मान लेते हैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। अभी बताया ना बेटा न्यूटन, अरे न्यूटन अभी बताया, हाँ क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। इधर से मैं लगा रहा हूं, इधर से तुम लगा रहे हो, तुम भी लगा रहे हो 10 न्यूटन की फोर्स, यानी दोनों तरफ से 10 और 10 न्यूटन की बराबर फोर्स लगा रही है। क्या मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो वो फोर्सेस जिसके अंदर दोनों जगह से लगने वाली फोर्सेस सेम होती हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस। अब इमेजिन करो, मैं तो भाई 10 न्यूटन ही लगा रहा हूं, बट तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति आ गई भाई, है तुम पी के आए हो कॉम्प्लेन, अब तुमने लगा दी 20 न्यूटन। अब क्या होगा, अब इस तरफ बॉडी मूव करने लगेगी, इस तरफ बॉडी मूव करने लगेगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ फोर्स ज्यादा है ना बेटा। तो ये वाले सेटअप को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है, जहां पर दोनों तरफ क्या है, सेम फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इसमें ना बड़ा ही, अभी और डीपली समझाऊंगा, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। सवाल ये आता है, और एक क्वेश्चन स्कूल्स में आपके में पूछा भी जा सकता है, क्या बैलेंस्ड फोर्सेस के सिनेरियो में हमेशा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, यस या नो। सोचो, जब भी बैलेंस फोर्सेस लग रही होंगी, क्या मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा, आंसर इज नो भैया, नो। अरे यार अभी तो आप कह रहे हो दोनों तरफ फोर्स लगती है तो बराबर हो जाता है, यार चीटिंग करता है तू। चीटिंग नहीं कर रहा हूं, समझो। अब इमेजिन करते हैं हम गाड़ी का, है ना, किसको गाड़ी को लाए, ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो को बुलाया जाए। लॉर्ड ऑल्टो आई है, लॉर्ड ऑल्टो आ गई है हमारे पास, जो कि हमारी भागती है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना, यह है लॉर्ड ऑल्टो। अब इमेजिन करो, लॉर्ड ऑल्टो जो है हमारी गाड़ी, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे भाग रही है, जो कि है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब ये मत पूछना कैसे पॉसिबल है पॉसिबल बेटा। ये भाग रही है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। ध्यान सुनना, ये कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है। अब मुझे बताओ, इस केस के अंदर बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है। 80% बच्चे बोल रहे हैं अनबैलेंस्ड है, जो कि गलत है। ये फोर्स होती है बैलेंस्ड फोर्स। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, ये इसका इंजन जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, है ना, और उतनी ही फोर्स
उतनी ही फोर्स, जो रोड है ना, रोड जो नीचे रोड है, वो रोड इस पे उतनी फोर्स लगा रहा है। तो यानी जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी ही फोर्स इधर लग रही है। अब तुम पूछोगे भैया फिर मूव कैसे कर रहा है? ध्यान से समझ लेना एक बात, ध्यान से समझ लेना, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है यानी वो बैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर है। जब भी एक ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर वो स्पीड बदलेगा, पुराने कॉन्सेप्ट को याद करो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड बदलता है तो वो एक्सेलरेशन करता है ना। समझना, जब भी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और जब भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, ये तब होता है जब फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये समझ गए। अब देखो, ये जो हमने ऊपर सिनेरियो लिया था, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे बहुत सारे कि फाइंड दी नेट फोर्स, यानी एक आपको ऐसे डायग्राम देंगे और बोलेंगे नेट फोर्स निकालो। तो बेटा नेट फोर्स देखो कुछ नहीं होती, नेट फोर्स होती है जैसे कि यहां पर है 20 न्यूटन, यहां पर है 10 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है तुम लिख दोगे 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन जो कि होता है अपना 10 न्यूटन, बस, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको डायग्राम देगा और उसके क्वेश्चन देगा, जैसे कि एक डायग्राम दे देगा, यहां पर है 10 न्यूटन, यहां पर है एक और 20 न्यूटन और इधर है 10 न्यूटन। अब बता दो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है। तो यहां पर 10 प्लस 20 ये हो गया 30 और यहां पर है 10, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। इस टाइप के क्वेश्चन इस बेसिक प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड समझ में आया? तो एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन तो बुक वाली नॉलेज है ना, तो वो तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ तो लिख कर आओगे, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम समझ गए ना तो तुम इतने टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे ना। वो जो तुम्हारे मन में डाउट आता है कि भैया इस चैप्टर के ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, समझ नहीं आ पाते, टेंशन मत लो, आज ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, पहला क्या है अपना बैलेंस फोर्स। व्हेन टू और मोर फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। जब भी आपकी नेट फोर्स 0 होगी, बैलेंस फोर्स। जब भी आपकी नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं होगी, तब क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगला देखते हैं, अ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर आपकी कोई गाड़ी सेम स्पीड पे चल रही है तो बैलेंस फोर्सेस चेंज नहीं करेंगे मोशन को, और अगर आपकी कोई चीज रुकी हुई है तो भी बैलेंस फोर्सेस उसको मोशन नहीं करवाएंगे, वो रुकने नहीं देंगे उसको, है ना। तो कोई भी चीज या तो रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म मोशन पे है, बैलेंस फोर्सेस विल डू नॉट चेंज देयर मोशन। जबकि अनबैलेंस फोर्स क्या करेंगे, उसके मोशन को बदलेगा, है ना, उसके मोशन को बदलेगा। वो बोलेगा ओए चल 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 आगे बढ़ आगे बढ़, कोई चीज रुकी होगी तो अनबैलेंस फोर्स बोलेगी आगे बढ़ जा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉज अ बॉडी टू एक्सेलरेट। ये मैंने आपको अभी बताया। देखो कब होता है बैलेंस, ये कब होती है बैलेंस फोर्स, जब आपकी सेम वेलोसिटी है। अब तो मुझे खुद बताओ, अगर वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओहो भैया पुरानी यादें, वो वाली पुरानी याद नहीं बेटा, पिछले चैप्टर की याद की बात कर रहा हूं, पुरानी यादों में मत जाओ। सुनो, पुरानी यादों में तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी। अगर मेरी वेलोसिटी सेम है तो मेरा एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, यानी बैलेंस फोर्सेस में एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन विल बी 0। बट यहां पर एक्सेलरेशन होगा, यहां पर बॉडी एक्सेलरेट करेगी। उसके अलावा इन बैलेंस फोर्सेस द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर जो फोर्सेस होती हैं इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं। यहां से आ रही है एक फोर्स, यहां से आ रही है दूसरी फोर्स, और दोनों बराबर होती हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर अनबैलेंस्ड है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं हो सकता और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये चार डिफरेंसेस क्या हमें समझ आ गए बैलेंस अनबैलेंस के, फटाफट से बता दो यस या फिर नो, है ना। और वो वाली हरकत मत करना, मैं देखता हूं स्कूल के अंदर तुमने भी देखा होगा, एक ऐसा तो स्टूडेंट जरूर होता है जब टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, इमेजिन करो, है ना, और वो स्टूडेंट की तरफ देख रहे हैं। अब स्टूडेंट को कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, और बट क्योंकि टीचर देख रहे हैं तो यस एक्टिंग करते हैं, बहुत नेक्स्ट एक्टिंग करते हैं, एकदम सही, यस मैम, यस सर, यस यस यस, ऐसे बस गर्दन 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 हिलाते रहते हैं और समझ कुछ नहीं आ रहा। और पढ़ना फिर रात को आके यूट्यूब से ही है ना, तो यहां से तो ढंग से पढ़ के जाओ, स्कूल से चाहे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है रिजल्टेंट फोर्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं इसके मैंने आपको क्वेश्चन करा के भी बता दिया है, ठीक है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। रिजल्टेंट फोर्सेस को ही नेट फोर्स बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं, अब आ जाता है गैलीलियो भाई साहब को बुलाया जाए, गैलीलियो जी प्रकट हो। तो देखो दो साइंटिस्ट की कहानी समझना। पहले एक साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टॉटल। कौन आते हैं बेटा, एरिस्टॉटल। और एरिस्टॉटल जी बोलते हैं कि नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडीज इज रेस्ट। यानी एरिस्टॉटल जी बोलते हैं कि बॉडी ना उसकी नेचर है रेस्ट पे रहना।
मतलब वो चाहती है रेस्ट पे रहना, बॉडी ऑलवेज वांट टू बी इन रेस्ट। एरिस्टोटल जी ने बोल दिया, गैलीलियो जी आए, गैलीलियो जी ने बोला मजा नहीं आ रहा है, ये एरिस्टोटल ने ना बात अधूरी बोली है, पूरी नहीं बोली। तो फिर गैलीलियो भाई साहब ने कुछ क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने देखो क्या करा, उन्होंने बोला कि देखो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को किसी स्लोप से डालूंगा, तो मैंने तो उसको रेस्ट पे रखा था, बट वो अचानक से मोशन पे आ गया, वो खुद मोशन पे आया, मैंने कुछ नहीं करा, देखो मैंने बस ऊपर रखा और वो खुद मूव करने लग गया। यानी बॉडी खुद नहीं चाहती रेस्ट पे होना, अगर मैं उसको टेढ़ा प्लेन दे रहा हूं तो वो खुद मूव कर रही है। जबकि अगर मैं एक बॉडी को फोर्स से ऐसे ऊपर डाल रहा हूं तो एक पॉइंट पे जाके बॉडी खुद ब खुद रेस्ट पे आ जा रही है। गैलीलियो ने एक और चीज देखी, उसने एक प्लेन लिया, एकदम स्मूथ प्लेन लिया, ठीक है, और उस पर बॉल को एक वेलोसिटी दी, तो वो जो बॉल थी ना वो आगे चलती गई चलती गई चलती गई, बहुत दूर तक चलती गई। तो गैलीलियो भाई साहब ने क्या बोला कि भाई पहली बात तो एरिस्टोटल झूठा है, उसने बोला एरिस्टोटल ने अपनी स्टेटमेंट गलत बोली है, मैं देता हूं पूरी स्टेटमेंट। तो उसने क्या बोला, उसने बोला बॉडीज नेचुरली अपोज चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी उसने बोला कि भाई देखो एक बॉडी की नेचुरल स्टेट सिर्फ और सिर्फ रेस्ट नहीं है। अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो वो चाहेगी कि यार मैं जिंदगी भर मोशन करती जाऊं, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो चाहेगी कि यार मैं जिंदगी भर रेस्ट पे रहूं। यानी बॉडीज अपोज क्या, चेंज, है ना, अपोज क्या करते हैं, चेंज को, वो जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहते। एग्जाम्पल से समझाता हूं, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है। सुबह सुबह इमेजिन करो, सुबह सुबह 5 बजे तुम्हें उठना है ना, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है, अलार्म बजा, बट तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि यार 5 मिनट और, क्योंकि तुम रेस्ट पे हो, तुम लेटे हुए हो। अब तुम्हारी बॉडी बोल रही है यार मत उठना भाई, क्या ही होता है स्कूल। तुम अपने आप को कन्विंस करते हो बहुत देर तक कि यार आज स्कूल नहीं जाऊं, अरे जाऊं, स्कूल में कुछ काम है, चल 10 मिनट और सो लेता हूं, 15 मिनट और सो लेता हूं। नहीं उठते तुम। 6 बजे तुम्हारी मम्मी आती है, थप्पड़ मार दी और तुम खड़े हो जाते। होता है ना बेटा, होता है ना बेटा। यानी क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम किसी भी चेंज को अपोज करते हैं। अगर हम लेटे हुए ना तो हम चाहेंगे कि बस यार अब आराम से लेटे रहें, पंखा चल रहा है, पंखा चला रहने तो कौन पंखा बंद करेगा, है ना। सिमिलरली कोई भी बॉडी हो, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, उसको कोई चेंज पसंद नहीं है। और इसी चीज को हमने टर्म दिया इनर्शिया, इसी चीज को हमने टर्म दिया बेटा क्या, इनर्शिया। और अब आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? बेसिकली इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट की यही प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कहेगा मुझे रेस्ट पे छोड़ दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बोलेगा मुझे मूव कराने दो, मुझे रेस्ट पे मत लाओ, है ना। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो वो मोशन कर रहा है तो कहेगा मुझे मोशन करने दो, अगर वो रेस्ट पे तो बोलेगा मुझे वो रेस्ट करने दो। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हमने शुरू में जादू की मदद से सीखा था। क्या था जादू? वो कहां गया ग्लास? चलो वहां मैं आपको समझा देता हूं। जब मैंने कांच का ग्लास लिया बेटा, उसके ऊपर कॉइन रखा, बीच में पेपर रखा, है ना। जब मैं धीरे 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 कागज को खींच रहा था तो कॉइन और कागज दोनों में कांटेक्ट था, तो वो दोनों साथ में आ रहे थे। बट समझना बेटा, कॉइन अलग है, पेपर अलग है, दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे, अभी दोनों रेस्ट पे, ठीक है। तो दोनों चाहते हैं कि हम रेस्ट पे रहें, दोनों चाहते हैं हम रेस्ट पे रहें। अब मैंने कागज को जोर से खींचा, यानी मैंने कागज को क्या करा, मैंने कागज को मोशन दे दिया, मैंने कागज को मोशन दिया। बट जो मेरा सिक्का था, जो मेरा कॉइन था, उसने बोला कि भाई अपन को तो रेस्ट चाहिए, मैं क्यों मूव करूं? उसने सवाल पूछा, उसने बोला मैं क्यों मूव करूं, क्योंकि मेरे पास तो इनर्शिया है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा। तो जब मैंने कागज को मोशन दिया, बट मेरा जो कॉइन था वो तो रेस्ट पे ही रहा, तो कॉइन जो था वो नीचे गिर गया, क्योंकि वो क्या था, रेस्ट पे था, तो नीचे गिर गया, है ना। ग्रेविटी की मदद से, ऊपर से ग्रेविटी लगती है ना बेटा, नीचे गिर गया ग्लास के अंदर, और पेपर के पास मोशन आ गया। तो यानी उस एग्जाम्पल ने प्रूव कर दिया कि इनर्शिया होता है एक्चुअली में, है ना। तो यानी इनर्शिया की वजह से वो जो कॉइन था वो ग्लास में गिर गया, जबकि पेपर जो है वो हाथ में आ गया। तो यही होता है आपका इनर्शिया। बेसिकली आपका इनर्शिया देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, एग्जांपल बताता हूं, इमेजिन करो, है ना, थोड़ा सा ये पूरा इमेजिन का गेम है बेटा आज के चैप्टर में, मजा आ जाएगा अगर तुम इमेजिन करते चलो, ठीक है, विजुलाइज करना है। देखो तुम गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है, कार में बैठे हो, है ना, बस में बैठे हो, कहीं बैठे हो। अब अचानक से तुम बस के साथ साथ मोशन में हो, तुम मूव कर रहे हो, ना, बस मूव कर रही है, तुम भी मूव कर रहे हो। अचानक से ब्रेक लगा, जैसे ब्रेक लगता है तो कहता है ओ ऐसे, है ना, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। क्यों?
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम मोशन में थे, बस भी मोशन में थी। अब ब्रेक किस में लगा बेटा? ब्रेक लगा बस में, अचानक से ब्रेक लगे बस में। अब बस में ब्रेक लगा, तुम्हारी बॉडी के पास क्या है? तुम्हारी बॉडी के पास तो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तुम्हारी बॉडी बोल रही है कि भाई मैं तो मोशन में हूं, तो मैं तो मोशन में ही रहना चाहूंगी, इस वजह से तुम आगे की तरफ गिर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो मोशन में, बस ही तो रुकी है, तुम्हारी बॉडी थोड़ी ना रुकी है, इस वजह से तुम आगे गिर जाते हो। यानी डेली लाइफ से हमने ये समझा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। क्या ये पॉइंट समझ आया? जल्दी से बताएं। चमक रहा है? समझ आ रहा है? समझो, कॉन्सेप्ट को फील करो, विजुलाइज करो। क्वेश्चन तो मैं आपको इतने करा दूंगा ना बेटा कि आप मतलब आपका पूरे के पूरे एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन यहां इसी में से आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। वो टेंशन मत लो, बट फील लो कॉन्सेप्ट का, तब है मजा, है ना, तब है पढ़ाई में मजा। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट जरा पानी पी लूं। और यार ये पानी वानी पीने का मुझे याद वाद दिला दिया करो, है ना, क्योंकि पानी नहीं पीऊंगा गला खराब, और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों बेटा? मेरा गला खराब तो तेरे लेक्चर कैसे आएंगे, पढ़ाई कैसे करेगा रे तू? तो बता दिया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो देखना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। अब अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टॉप्स। मैंने अभी आपको बताया, देखो जैसे ही एक पर्सन जो है, पर्सन है, देखो इसमें एग्जांपल थोड़ा उल्टा है। जब बस आपकी चलने लगती है तो आप पीछे क्यों गिरते हो? अब देखो आप बस के अंदर खड़े हो, बस अभी रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, आप दोनों आराम से रेस्ट, ठीक है। आपके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है बेटा। अब अचानक से बस चलने लगी, है ना, यानी बस जो है वो मूव करने लगी। अब मोशन बस के पास आया है, बट तुम्हारी बॉडी में तो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो तुम्हारी बॉडी तो बोलेगी भाई मैं तो एक ही जगह पर रहूंगी, मेरे पास तो इनर्शिया है। इस वजह से जैसी बस चलती है तो आप ऐसे हो जाते हो, पीछे की तरफ गिरते हो, है ना, पता ही नहीं होता, इस वजह से होता है। यानी डेली एग्जांपल्स हैं बेटा इनर्शिया के। अगला देखते हैं, व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक। अभी बताया, जैसे ब्रेक लगता है ओहो आगे गिर गए, आगे गिर गए, क्यों? इनर्शिया। तो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे एग्जाम के अंदर, इन सबका आंसर क्या होता है? जैसे इसका क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका आंसर क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। चलो बेटा आगे देखते हैं। अगला, व्हाई आर सीट बेल्ट यूज्ड इन अ कार एंड अदर व्हीकल। सीट बेल्ट हम क्यों लगाते हैं? बताता हूं। सीट बेल्ट हमने लगाई, अब अचानक से आप मोशन में हो, गाड़ी मोशन में, गाड़ी का ब्रेक लगा, बट आपकी बॉडी के पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। और पता है जो सीट बेल्ट होती है ना, इनमें एक ऑटोमेटिक लॉक होता है। जैसे ही आप सीट बेल्ट को अचानक से खींचोगे ना तो लॉक हो जाएगी, और वो लॉक हो जाएगी तो क्या होगा? वो आपको यहीं पर ही रोक लेगी, तो आपका जो सिर वीर है वो आगे जाकर नहीं भिड़ेगा। इस वजह से बोलते हैं सीट बेल्ट लगाया करो। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं लगाते, उनको भी समझाओ कि सीट बेल्ट लगाओ, है ना, दुर्घटना से बचो। चलो ये हो गया। अगला, व्हाई डू वी गिव मेनी जर्क्स टू वेट क्लोथ बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। यानी कपड़े सुखाए हैं, कपड़े सुखाए हैं, मम्मी की मदद कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कभी कपड़े सुखाओगे, एक मारा, 2 3 4 और उसके बाद सुखा देते हो, है ना, ऐसे तो करते हो, ऐसे करते हो ना, एक दो बार ऐसे झाड़ते हो उसके बाद सुखाते हो। ऐसा क्यों करते हैं? अब समझ लेना यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, है ना, अपनी मम्मी को भी समझा देना। चलो देखो, जब भी हम टावल को ले लो, टावल में पानी है, जब हम टावल को हमने ऐसे ऐसे करा, यानी हमने उसको मोशन दिया, है ना, उसके अंदर पानी है। पानी के पास क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पानी बोलता है बेटा अपन तो ना रेस्ट में रहेंगे, अपन नहीं होंगे मोशन में। तो जब मैंने टावल को वेलोसिटी दी, टावल को फोर्स लगाई, बट पानी जो है वो तो रेस्ट पे है, तो पानी रुक गया एक जगह पर और वो पानी नीचे आ गया ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे झड़ने लग गया, और क्या हुआ? आपका जो टावल था उसमें से पानी की ड्रॉपलेट्स बाहर गिर गई सारी की सारी। इस वजह से हम क्या करते हैं? क्लोथ्स को जर्क देते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर दिखने वाला है, डबल स्टार मार्क कर लेना। अभी बोल रहा हूं पेपर के अंदर दिखेगा, फिर तुम बोलते हो, है ना, ये बच्चे पूछते भी बहुत हैं, भैया आपके एग्जाम वालों से कोई सेटिंग वेटिंग है क्या? कैसे पता लगा लेते हो? बेटा कुछ राज बताने के नहीं होते, है ना, समझ रहे हो ना, कुछ राज बताने के नहीं होते। जितना बता रहा हूं उनको पढ़ो, पेपर के अंदर आएगा गारंटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, व्हाई डज द कॉइन फॉल इनटू द ग्लास टम्बलर। ये तो मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैंने खींचा तो क्या हुआ? कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर गया, क्यों? इनर्शिया की वजह से। अगला देखते हैं, व्हाई डज वाटर स्पिल व्हेन यू टर्न अराउंड क्विकली। देखो तुमने देखा है, मेहमान आते हैं घर में, मम्मी बोलते हैं जा बेटा जा बेटी, वो अंकल जी को पानी पिला दे, है ना, तो तुम जा रहे हो, है ना, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी आप चाय या पानी लेकर जाते हो ना ट्रे के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो पानी या चाय थोड़ी सी गिरी जाती है। अब कैसे गिरती है वो फिजिक्स की मदद से बताता हूं। मान लो तुम्हारे हाथ में ट्रे है और ग्लास में पानी है।
अब तुम ऐसे मुड़े उनको पानी देने के लिए, अब जब तुम मुड़े ना तो पता है क्या हुआ, आपकी जो ट्रे और जो ग्लास है ना वो तो मोशन में आ गया, बट जो अंदर पानी था ना उसके पास क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे था, जिस वजह से वैसे थोड़ा सा नीचे गिर जाता है ना। तो यहां पर भी इनर्शिया का रोल है, जो तुम देने जाते हो गेस्ट को पानी वानी और गिर जाता है, वो भी इनर्शिया की वजह से। तो सारी गलती बेटा इनर्शिया की। अगली बार मम्मी पापा बोले तो उन्हें बोल देना मेरी गलती नहीं है, तो इनर्शिया की गलती थी, मैंने तो अपनी तरफ से फुल ट्राई करा था। अगला देखते हैं, व्हाई इज द हेड ऑफ हैमर टाइटेंड बाय बैंगिंग द हैंडल। मतलब जब हम एक हैमर देखा, हथौड़ा, हथौड़े के जो हैंडल है ना उसको से मारते हैं नीचे ठक 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 ठक, है ना, ताकि वो जो ऊपर वाला हथौड़ा है, ये देखो ऐसे मारते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखो हम इसको ऐसे नीचे नीचे ऐसे ऐसे मारते हैं ताकि ये जो है वो नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो हम इस लकड़ी वाले एरिया को क्या दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, जब हम लकड़ी वाले एरिया को क्या कर रहे हैं, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके पास तो आ गई मोशन, बट ये तो रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे है, तो ये क्या होगा, ये नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, हथौड़े को ऐसे बैंग करते हैं। Why does only bottom coin moves when pile of coin will be hit? देखो आपने देखा है, ऐसे तुम कैरम बोर्ड खेलते होगे, कैरम बोर्ड के अंदर जब हम ऐसे मारते हैं ना ऐसे टक करके, तो जो नीचे वाला है वही क्यों जाता है ना, क्यों? क्योंकि फोर्स लगी नीचे वाले पे, वो तो मूव कर गया, बट बाकी सारे जो थे वो क्या थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो तो अपनी जगह पे रह जाते हैं, है ना, उनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इस वजह से नीचे वाला निकल जाता है और बाकी सब रुक जाते हैं। क्लियर? ये सारे एग्जांपल थे जो कि एग्जाम्स के अंदर बेटा पूछे जा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, बिटवीन अ फुटबॉल एंड रॉक ऑफ सेम साइज विच वन विल हैव मोर इनर्शिया। आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? फटाफट से सोचो और मुझे आंसर बताओ, जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको किसमें ज्यादा होगा, है ना। चलो अब देखो मैं आपको बताता हूं, जिसका मास ज्यादा होगा ना बेटा, जिसका मास ज्यादा होगा ना उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, इस चीज को आप नोट कर लो, है ना। जिसमें मास ज्यादा है, मास किस पे ज्यादा है, रॉक पे, है ना, रॉक पे मास ज्यादा है, इस वजह से उसमें इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की करते हैं शुरुआत जोरदार तरीके से, बट उससे पहले एक चीज समझ लो, मुझे पता है तुम्हारे पेपर में अभी टाइम कम है ना, और कभी कभार तुम्हें ऐसा भी लगता है ना कि इतना कम टाइम है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब इतने एफर्ट लगा रहे हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूं। पता है असली इंसान तुम उस दिन बनोगे जब तुम ये समझोगे कि वो टाइम जब तुम बहुत नीचे गिरते हो, जब तुम बहुत बुरी तरीके से हारते हो ना, वो बेस्ट टाइम होता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े कमबैक का, बेस्ट टाइम होता है। तो अपना बेस्ट कमबैक देना है हमें, है ना। कैसे कमबैक दोगे? पढ़ाई से कमबैक दोगे। चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? ये इनर्शिया वाला ही लॉ है, जो भी हमने इनर्शिया पढ़ा ना वही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। वो ये बोलता है बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, है ना। और ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना बेटा, इसको रट के जाना, क्योंकि ये ना कुछ स्टेटमेंट होती हैं, अगर तुमने इसमें एक दो वर्ड्स को भी इंटरचेंज कर दिया ना तो टीचर नंबर काट लेता है। तो इन ये जो होती है ना स्टेटमेंट्स, इनके अंदर कुछ गलती मत करके आना, ये पूरी तरीके से लाइन टू लाइन रट के जानी होगी, बस इतना रट लो, बाकी मैं कुछ रटने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? ये बोलता है अगर एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है तो रेस्ट पे है, वो सेम मोशन को फॉलो करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा तब अलग बात है, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि अभी मैंने आपको इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से बता भी दिया, ठीक है बेटा, है ना। और ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं जो कि अभी हमने सारे के सारे डिस्कस कर भी लिए ऑलरेडी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? चलिए शुरुआत करते हैं। देखो मोमेंटम ना एक स्टोरी की मदद से समझो, लोगों को मोमेंटम याद नहीं रहता। मैं क्या बोलता हूं, मोमेंटम को तुम याद करो एज दर्द, है ना। दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, वो वाला गाना नहीं बेटा, दर्द, है ना, दर्द। मोमेंटम है दर्द। कैसे याद करेंगे? देखो इमेजिन करो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूं, मैं तुमसे बोलूं कि भाई एक ट्रक के सामने जाकर खड़े हो जाओ, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, एक ट्रक के सामने जाकर खड़े हो जाओ, या फिर एक मक्खी के सामने जाकर खड़े हो जाओ, क्या प्रेफर करोगे? भैया मक्खी के सामने खड़े हो जाते हैं। जो ट्रक बोल रहा है ना भाई तुम मेंटल हेल्थ अपनी सही करो, ठीक है, तो ट्रक के सामने तो नहीं होंगे, क्या बोलोगे? मक्खी के सामने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मक्खी सामने से आएगी तो दर्द कम होगा, दर्द कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया मक्खी का मास कम है। अरे हाँ या ना बोले यार, मक्खी का मास कम है, साथ साथ में वेलोसिटी भी कम है, स्पीड भी कम है, वेलोसिटी और स्पीड भी कम है ना, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यानी दर्द किस में कम होगा? मक्खी वाले केस में।
ट्रक क्या मास भी ज्यादा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है ना। तो यही होता है मोमेंटम। मोमेंटम को इसी कहानी से याद रखना, मक्खी और ये ट्रक वाली कहानी से, क्योंकि मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। इसका जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इक्वल्स टू m इंटू वी, है ना। हम इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली स्मॉल p होता है, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी। कैसे याद रखोगे, दर्द से, दर्द वाली कहानी याद रखेंगे कि ट्रक क्यों, ट्रक बड़ा है स्पीड ज्यादा है, मक्खी छोटी है स्पीड कम है, ठीक है। तो उसमें दर्द कम होगा यानी उसका मोमेंटम कम होगा, इसमें दर्द ज्यादा होगा यानी उसमें मोमेंटम ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, m इंटू वी। अब कुछ इस प्रकार के इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और समझ लो जो कि होती है इंपल्स। इंपल्स वैसे बहुत सारे बुक्स के अंदर आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूं। इंपल्स क्या होता है कि फोर्स इंटू टाइम, यानी एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और उसको हम लगा रहे हैं कितने, 2 सेकंड के लिए, तो उसकी जो इंपल्स होगी ना वो हो जाएगी 4, है ना। तो इंपल्स होती है बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं वो भी कितने टाइम के लिए, वो होता है इंपल्स, वो होता है क्या, इंपल्स, ठीक है। तो इंपल्स बेसिकली बस मुझे आपको ये फॉर्मूला बताना था। अब मोमेंटम पे वापस आते हैं और मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन वगैरह हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली चीज, पहला एग्जांपल देखो, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन, व्हाई। ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि एक छोटा सा बुलेट जो है वो एक इंसान को कैसे मार देता है यार, उसमें ऐसा क्या है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है मोमेंटम का। मोमेंटम बोलता है m इंटू वी, ये बोलता है मोमेंटम, यानी समझना एक छोटे से बुलेट का मास तो कम है बट उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है यानी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो बहुत डीप जाकर क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और इस वजह से वो इंसान को मार देता है ना। अब तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा, भैया मोमेंटम तो थोड़ा बहुत समझ आया, बट क्या मोमेंटम का कोई रिश्ता है फोर्स के साथ। तो उस रिश्ते को समझाता हूं, उसके बाद वापस से इन एग्जांपल पे आता हूं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो फटाफट से। इमेजिन करो ये 2 गाड़ी हैं, ठीक है, ये अपनी है मॉडिफाइड एल्टो। क्या है बेटा, मॉडिफाइड एल्टो, फरारी नहीं है बेटा, ये मॉडिफाइड एल्टो है, ठीक है। ये मैंने अपनी ऑल्टो में क्या ना वो ऊपर से कांच लगवा लिया था। मेरी ऑल्टो देख लो, तुम्हें लगता था मैं झूठ बोलता हूं, तुम्हें लगता था मैं कहानियां बनाता हूं कि ऑल्टो तो इतनी तेज चल ही नहीं सकती, देख लो मेरी ऑल्टो, ठीक है। देखो अब इमेजिन करो, मुझे बताओ इन दोनों केसेस के अंदर किसमें मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम किसमें ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें मोमेंटम जो होगा वो ज्यादा होगा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। m इंटू वी, दोनों का मास सेम। अब इसको देखो, ये आ गया हमारा ट्रक, ये आ गया ट्रक और ये है मेरी मॉडिफाइड एल्टो। बताओ भाई क्या लगता है, दोनों की वेलोसिटी सेम है बट इसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आओ देखो, फाइंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले बेटा गिवन लिखा करो कि हमें मास गिवन है क्या, अपना 5, उसके अलावा हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी, हमारी 0.2। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू आपका m इंटू वी, यानी 5 इंटू 0.2 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब मुझे बताओ मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ऑब्वियस सी बात है, मास होता है बेटा किलोग्राम में, वेलोसिटी होती है बेटा आपकी मीटर पर सेकंड में, तो क्या मेरा यूनिट हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड। क्या मेरा यही तो यूनिट होगा मोमेंटम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, है ना। तो ये हमने यूनिट भी देख लिया आपके मोमेंटम का। यहां तक किस किस को समझ आया, जल्दी बताओ। यहां तक एकदम डन है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है तो जल्दी से बता देंगे। आई गेस सबको क्लियर हो रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं आ रही, डन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बस कभी कभार कैलकुलेशन टफ होती जाएंगी। देखो, द मास ऑफ गुड्स लॉरी इज कितना, 4000 किलो का क्या है, एक बहुत बड़ा हमारा ट्रक है, ठीक है। उसके अंदर एंड द मास ऑफ गुड लोडेड इज कितना, ओहो 20,000 kg, क्या बात है। यानी एक ट्रक है जो कि 4000 किलो का है, उसके अंदर सामान है 20,000 का। भाई क्या बात है, ट्रक तो यार बड़ा खतरनाक है। आगे देखते हैं, इफ द लॉरी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड व्हाट विल बी द मोमेंटम। अब देखना इसके अंदर
ये किसका मास है? ट्रक का, लॉरी का मास है, और उसके अंदर जो सामान रखा गया है वो है 20,000 का। तो टोटल मास कितना होगा इसके अंदर? आपको बेटा टोटल मास लेना है, तो याद रखना टोटल मास इज इक्वल्स टू कितना? 4,000 प्लस कितना है ये? 20,000 जो कि हो जाएगा आपका 24 1 2 3 24 कितना आपका? ठीक है, 24,000। ये आपका क्या आ गया? टोटल मास। वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेलोसिटी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं करना है, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है m इंटू वी, और आपको बस सॉल्व कर देना है फटाफट से। कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा? 24 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 48123, यानी 48,000। और आगे यूनिट जरूर लिख देना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस टाइप के आपके इसके अंदर सवाल आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। देखो मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? हमने पढ़ा बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। उसके बाद हमने देखा कि यार ये जो इनर्शिया है ये क्या है, वो भी समझा। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसके एग्जांपल देखे। उसके बाद हमने देखा क्या? मोमेंटम क्या है। मोमेंटम तक का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, बेसिक न्यूमेरिकल आ गए। अब मैं तुमसे बस इतना पूछ रहा हूं, क्या मोमेंटम का कोई रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोमेंटम का क्या कोई रिश्ता है किसके साथ? फोर्स के साथ। सोचो, मैं बोलता हूं है, और ये किसने बोला? न्यूटन बाबा प्रकट हुए और उन्होंने बोला देयर इज अ डीप कनेक्शन। मैंने कहा क्या है कनेक्शन न्यूटन बाबा जी, हमें भी समझा दो। तो न्यूटन बाबा बोले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझना बेटा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। मुझे पता है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, तुम्हारा दिमाग चकरा रहा है कि भैया ये सब क्या बोल दिया एक साथ, इतनी बड़ी लाइन। समझो, न्यूटन बाबा ने बोला कि जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी एक्सटर्नल फोर्स। यानी न्यूटन बाबा ने बोला कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यानी मैं लिख देता हूं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। जिसको ये इतनी मैथ नहीं आती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस इतना समझो कि उन्होंने ये बोला कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? कि मोमेंटम बाय टाइम, यही तो होता है। अच्छा, एक डेफिनेशन हम पढ़ते थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? डेल्टा वी बाई टी, यानी क्या लिखते थे? वी माइनस यू बाई टी, यही तो लिखते थे। तो यानी यही तो होता है चेंज पर यूनिट टाइम, समझ गए ना? तो यानी न्यूटन बाबा ने बोला कि जो चेंज हो रहा है ना मोमेंटम में पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फोर्स के। जितनी हम उसके अंदर फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब मैंने क्या देखा? मैंने एक चीज नोट करी, देखना बेटा, चेंज इन मोमेंटम क्या है? इमेजिन करो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो पहले तो वो u वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ध्यान समझ ले, उसकी इनिशियल। भाई चैटिंग वैटिंग करना बंद कर दो, पढ़ लो, फिर मैं वो शायरी मार दूंगा। क्या? दिल ने ये कहा है दिल से, सुन रहे हो बेटा? दिल ने ये कहा है दिल से, तुम्हारा कट रहा है फिर से। तो व्हाट्सएप खोलना थोड़ा कम करो, फोकस लगा। u, ठीक है, क्या है बेटा? u इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास है m। तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? शुरू में उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम तो होगा mu, ठीक है। फाइनल क्या होगा? फाइनल होगा mv, यही होगा ना इनिशियल, ये फाइनल है ना। अब बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? दिमाग लगाओ, चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी मैं इसको लिख सकता हूं mv माइनस mu बाय टाइम, है ना, टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया फोर्स। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी समझ आ गया। अब देखो, मैं m को कॉमन ले लूंगा, मैं बोल देता हूं v क्या है? v माइनस क्या? v माइनस u बाय t, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब ध्यान से देखना, क्या आपको इससे ये समझ आया? ये जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली, अब ये फाइनल नहीं, इसके बाद एक और स्टेप है। ये जो हमने इक्वेशन डिराइव करी, क्या आपको इससे ये समझ आई? ये हमने नहीं डिराइव करी, ये तो न्यूटन भाई साहब बोल के गए थे। न्यूटन भाई साहब ने बोला कि जो चेंज इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। तो हमने तो बस फॉर्मूला लिख दिया कि मोमेंटम का चेंज क्या होगा? mv माइनस mu बाई t, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा f के। क्या तुम्हें इसको देखकर ये लग रहा है? ध्यान से देखना, इसको बहुत प्यार से देखो बेटा, है ना, बहुत प्यार से देखो यार, तब समझोगे। क्या आपको इसको देखकर यह लग रहा है कि जितना टाइम इंक्रीज होगा, देखो जितना टाइम इंक्रीज होगा उतनी फोर्स डिक्रीज होगी? खुद देखो,
इस पूरे फॉर्मूले को देखो, क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि अगर मेरा टाइम जो है वो इंक्रीज करेगा तो क्या फोर्स डिक्रीज करेगी? करेगी क्या? हाँ, चमक रहा है? नहीं चमक रहा तो वापस समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब इसका अगला स्टेप देखना, अगर ये अभी टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आगे समझा दूंगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखना, ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या है? v माइनस यू बाई टी क्या होता था यार? कहीं तो देखा था। अरे ये देखा, एक्सेलरेशन। तो क्या मैं इसको एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? तो क्या मैं लिख सकता हूं एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स? बताओ बताओ। तो क्या इससे मेरा फॉर्मूला बन के आ गया कि फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो जाता है आपका फाइनल फॉर्मूला, है ना। और इसका पूरा डेरिवेशन, इसका पूरा, अरे भाई ये क्या आ गया, रुक जाओ यार, पहले मेरे फॉर्मूला तो डिराइव कर लेने दो यार, क्या क्वेश्चन ला देते हो, रुको। हाँ ये देखो, डेरिवेशन देखना, वापस से एक बार समझा देता हूं, डेरिवेशन पेपर के अंदर आ सकती है बेटा, इसलिए बार बार समझा, ठीक है। देखो, न्यूटन बाबा ने बोला कि जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने लिख दिया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एम वी माइनस एम यू बाई टी, यही होगा, यही होगा। अब मैंने क्या करा, एम को तो कॉमन ले लिया, एम को तो बेटा क्या करा मैंने कॉमन ले लिया, और मैंने देखा v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला ये तो a है ना, फटाफट से यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इसकी जगह तो बेटा मैं a लिख देता हूं, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख दिया कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, ये तो मेरा a होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है ना बेटा, इसको हटाने के लिए पिछले चैप्टर में भी बताया था, एक कांस्टेंट लेना होता है ना। एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं k, एक कांस्टेंट, ये मैथ होती है बेटा, साइंस नहीं है तो मैथ है। एक कांस्टेंट हम ले लेंगे k, और हम k की वैल्यू मान लेंगे 1। फिर तुम पूछोगे फिर ले आई ही क्यों जब वैल्यू 1 ही माननी थी? तो भाई देखो यही है मैथ, हम क्या करें, हम तो साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ मैथ का क्या कर सकते हैं, है ना। k की वैल्यू ले ली 1, तो फाइनल फॉर्मूला आपके बन के आता है F इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इससे मुझे एक चीज बताओ, फोर्स किन दो चीजों पर डिपेंड करेगी? अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा हुआ तो फोर्स कैसी होगी बेटा? ज्यादा होगी। अगर अगर किसी का एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो भी तो आपकी फोर्स ज्यादा होगी। यानी फोर्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स, दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन। यहां तक ये डेरिवेशन समझ आ गई। अब वापस से आते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जहां पर मैं आपको टाइम से रिलेटेड कुछ बोल रहा था। ये इक्वेशन आपने देखी, ये इक्वेशन आपने देखी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी। यहां से क्या आपको समझ आया कि अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो मेरा जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी? मैं बोल सकता हूं ना, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स होगी वो डिक्रीज होगी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है ना। चलो कुछ मौत का खेल खेला जाए, मौत का खेल खेलें। इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है ना। एक मिनट पानी पी लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें मजा आएगा कि इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है। सोचो कैसे हो सकती है। अगर मैं छत से छलांग मारूं तो क्या होगा? भैया छत से छलांग मारोगे तो यार प्यारे हो जाओगे भगवान, यही बोलोगे तुम, बड़े गंदे लोग अपने भैया को छत से छलांग मारवा रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया क्यों मार रहे हो छलांग, क्या हुआ है आपके साथ, ऐसा मत, है ना। मतलब इमेजिन करो मैं क्यों छलांग मारूं, चिंटू लाल ने छलांग मारी, इमेजिन करो, मेरा एक दोस्त है चिंटू लाल, इमेजिन करो वो छत से छलांग मारेगा, ठीक है। जब वो नीचे आएगा, जमीन पर टकराएगा तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी, और क्या, है ना, ठीक है, हो गई उसकी मृत्यु। अब इमेजिन करो अगर मैंने नीचे एक स्पॉन्ज लगा रखा है, एक रबड़ का बेड लगा रखा है, एक गद्दा लगा रखा है, या फिर एक ट्रैम्पोलिन लगा रखा है, तो क्या होगा? वो आएगा, नीचे टकराएगा और जिंदा रह जाएगा। तो यानी जब एक इंसान ऊपर से नीचे गिरता है, वेलोसिटी तो सेम है बेटा, वेलोसिटी सेम, बट फिर भी नीचे अगर जमीन है तो इंसान मर रहा है, बट अगर नीचे अगर ट्रैम्पोलिन है, गद्दा है, तो इंसान बच रहा है। ऐसा क्यों? सोचो सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। अब अगर नहीं सोच पाए, समझना बेटा, चिंटू लाल की हत्या की कहानी सुनाता हूं मैं आज आपको। ये चिंटू लाल ने जंप मारी, जब इसने जंप मारी तो हुआ क्या? जमीन थी, ठीक है। इसके पास क्या था? इसके पास एक मोमेंटम था। क्या था? एक मोमेंटम, यानी इसके पास एक वेलोसिटी थी। इसके पास क्या था? एक मोमेंटम था, एक वेलोसिटी थी, है ना। बट जैसे ही अपना चिंटू लाल ये जमीन पर टकराया तो पता क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी अचानक से 0 हो गई। इसकी वेलोसिटी एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड भी नहीं बोलूंगा मैं, टाइम इक्वल्स टू 0.1 सेकंड के अंदर क्या हो गया? इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, यानी कम समय के अंदर वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखते हैं दूसरा केस। अब ये चिंटू लाल था, है ना।
चिंटू लाल बेटा, ये वही चिंटू लाल है जो कि नया सुनैना से बोलता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं करी तो मैं अपने हाथ काट लूंगा। ये वही चिंटू लाल, ठीक है। अब ये मान लो ये कूदा, बट हमने नीचे क्या करा, हमने नीचे स्पॉन्ज के गद्दे लगा रखे हैं, हमने गद्दे लगा रखे हैं। जब ये कूदेगा ना तो पता क्या होगा, अब ये गिरेगा, अब ये गिरेगा तो अब भी इसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, बट बहुत टाइम में जाकर होगी। यानी जब वो गिरेगा तो क्या करेगा, गद्दे के ऊपर गिरेगा, गद्दा क्या होगा, गद्दा नीचे दबता जाएगा, दबता जाएगा। तो यानी कम से कम 2 से 3 सेकंड लग जाएंगे, अराउंड 3 सेकंड्स लग जाएंगे, 3 सेकंड्स लग जाएंगे उसकी वेलोसिटी को जीरो करने में। इमेजिन कर पा रहे हो, कोई ऊपर छत से नीचे गिरा, एक बार के अंदर वेलोसिटी जीरो। अगर एक गद्दे पे गिरा तो गद्दा ऐसे नीचे धसता जाता है, धसता जाता है, धसता जाता है, 3-4 सेकंड लग जाता है ना, है ना। तो यानी फर्क क्या था, फर्क था केवल और केवल टाइम का। वेलोसिटी दोनों केसेस के अंदर जीरो हुई, बट इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ज्यादा टाइम के अंदर हुई, इसके अंदर कम टाइम के अंदर हुई। और अभी हमने पढ़ा कि टाइम जितना ज्यादा फोर्स उतनी कम, फोर्स उतनी कम, क्योंकि यहां पर टाइम ज्यादा लगा तो यानी यहां पर जो फोर्स लगेगी ना चिंटू लाल के शरीर के ऊपर, चिंटू लाल को दर्द तो गद्दे पे गिर के भी होगा, बट उस पर जो फोर्स लगेगी ना वो कम हो जाएगी। और यहां पर जो फोर्स लग रही है बेटा वो बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां पर कम टाइम के अंदर वेलोसिटी जीरो करा दे रहे हैं। डिफरेंस समझा, चमका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ अ पर्सन फॉल्स ऑन ट्रैम्पोलिन व्हाई इट डज नॉट गेट हर्ट, क्यों नहीं होता उसे हर्ट, क्योंकि भाई टाइम बढ़ जाता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होने में कम से कम ट्रैम्पोलिन पे 5 से 6 सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैम्पोलिन पूरा नीचे दबता जाता है, दबता जाता है, 5 से 6 सेकंड लग जाते हैं। उन 5 से 6 सेकंड के अंदर जो फोर्स होती है वो बहुत कम हो जाती है बेटा। समझ पाए, समझ पाए। यानी मृत्यु का कारण कौन, मृत्यु का कारण है टाइम। कितने टाइम के अंदर आपकी वेलोसिटी जीरो होती है उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है अभी भी आधे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाया है। इसको हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की मदद से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अ पर्सन इज प्रोन टू मोर सीरियस इंजरीज व्हेन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ हार्ड कंक्रीट फ्लोर देन ऑन अ सैंडी सरफेस। अगर कोई इंसान कंक्रीट पे गिरेगा, छोटी सी हाइट से गिरे, चोट लगेगी, बट अगर कोई मिट्टी पे गिरेगा तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब वो मिट्टी पे गिरेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होने में टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला, एक तो हो गया F इक्वल्स टू ma, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया क्या कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये भी तो एक फॉर्मूला है ना। तो मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स का। और यही होता है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। देखो कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत बड़े बड़े स्कूल्स, मतलब बहुत सारे स्कूल्स के हम लेकर आते हैं, डीएवी स्कूल है उसके भी लेकर आते हैं, डीपीएस स्कूल है उसके भी लेकर आते हैं। तो उन स्कूल्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुम्हारे पेपर में भी आएगा सेम क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, व्हाई डज अ कंटिन्यूअस पुश ओवर अ टाइम हेल्प्स टू एक्सेलरेट अ कार विद अ डेड बैटरी मोर एफिशिएंटली देन अ सडन पुश। मान लो एक गाड़ी है जो कि रुक गई है, जब तुम उसे धक्का देते जाओगे थोड़ी देर तक, फिर वो जाकर चालू हो जाएगी ना। क्यों होगी, क्यों होगी, सोचो। क्योंकि जब गाड़ी मूव करने लगती है ना तो क्या होता है, गाड़ी के पास क्या आ गया है, एक एक्सेलरेशन आ गया है। क्या आ गया है, गाड़ी के पास एक एक्सेलरेशन आ गया है, अब वो मोशन में आ गई है। तो गाड़ी स्टार्ट होती क्या होती है, आराम से मोशन के अंदर जा सकती है। तो होता क्या है, बेसिकली जब हम पुश करते हैं बेटा तो हम उसके मोमेंटम को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको एक वेलोसिटी दे देते हैं, और जैसे ही उसके अंदर मोमेंटम आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो आराम से स्टार्ट हो जाती है ना। मोमेंटम आने के बाद ही जस्ट वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक दो एग्जांपल मुझे आपको और देने हैं जो कि हम प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इनके बारे में बाद में बात करूंगा। जैसे कि हमारा बुलेट, एक छोटा सा बुलेट है, वो कैसे इंसान को मार देता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जितना ज्यादा, ध्यान से समझना है, फॉर्मूला याद कर लो अभी के अभी, कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब तुम खुद बताओ एक बुलेट में मोमेंटम कितना ज्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा मोमेंटम उतनी ज्यादा फोर्स। यानी जब एक बुलेट जाती है ना शरीर के अंदर तो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है। इस वजह से बोला जाता है कि एक बुलेट से एक इंसान मर सकता है। अगला देखते हैं, अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टोन। अगर कोई भी चीज है जो कि दूर से आ रही है और आपको लग जाती है ना, तो उससे आपको बहुत दर्द होता है ना। अगर कोई चीज रखी हुई है उस पर आप टकरा जाते हो तो कम दर्द होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दूर से चीज आ रही होती है उसमें क्या होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मोमेंटम ज्यादा होता है, तो फोर्स इज हाई, फोर्स ज्यादा होती है। इतना समझो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पे ही सारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। वो तुमने देखा था बचपन के अंदर तुम्हें बोला करते थे कि
अपन जब छोटे थे ना, अपने घर वालों ने अपन को इतना पागल बनाया ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो छोटे थे तो बेड से जाकर लग जाते थे, बेड से तुम्हारा पैर लग गया, तुम रोने लगते थे। तुम्हारे जो घर वाले हैं वो बेड की पिट्टी कर रहे हैं, बोलते थे ना कि बेड की पिट्टी कर देंगे। क्या भाई, नॉन लिविंग थिंग है, और तुम खुद जाके टकराए हो, बेड की तो कोई गलती भी नहीं है, बेड खुद थोड़ी ना मूव करके आया था। तो घर वालों ने बहुत बचपन में पागल बनाया यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। अगला देखते हैं, व्हाई डज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट्स अ स्पेक्टेटर। अगर एक बॉल आएगी ना, अगर एक मान लो एक बॉल आ रही है, बहुत तेज स्पीड से आ रही है, और किसी के लग जाती है ना, तो बड़ा दर्द होता है। क्यों? वेलोसिटी बहुत ज्यादा है ना बेटा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। जबकि अगर कोई छोटी बॉल है, मान लो टेबल टेनिस की बॉल है, उससे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसका मास बहुत कम है ना। मास भी तो इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, मास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोमेंटम तो दोनों से रिलेटेड है। अच्छा एक सवाल और बताओ, विराट कोहली को कैच लेते हुए देखा है, या किसी भी क्रिकेटर को कैच लेते हुए देखा है? जैसी बॉल आती है तो अपने हाथ को से पीछे करता है, पीछे करता है। क्यों? समझना बेटा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। बॉल आई, बहुत हाई मोमेंटम है, उनके हाथ पे बॉल लगी, अब वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथ को पीछे लेके जा रहे हैं, अपने हाथ को क्या कर रहे हैं? पीछे लेके जा रहे हैं। यानी मोमेंटम को जीरो करने के लिए टाइम दे रहे हैं, और जितना ज्यादा टाइम उतनी कम फोर्स। समझ पाए? अगर एक इंसान सीधा हाथ लेके खड़ा है और बॉल आया और वो यहीं पे पकड़ने की कोशिश करेगा, तो पता क्या होगा? हाथ पे बहुत दर्द होगा, चोट लग जाएगी। बट अगर हम अपने हाथ को से पीछे लेके जाते हैं, तो हमने अपने टाइम को इंक्रीज कर दिया मोमेंटम को जीरो करने में, और जितने टाइम में मोमेंटम जीरो होगा, फिर से फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं कि डेल्टा पी बाई टी, यानी टाइम जितना ज्यादा लग रहा है मोमेंटम को जीरो करने में, उतनी कम फोर्स। टाइम जितना ज्यादा उतनी कम फोर्स। डन है बेटा। इस वजह से क्रिकेटर्स जो हैं आपके हाथ को पीछे लेकर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है, याद रखना, फोर्स इक्वल्स टू क्या? फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये है बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफाइन 1 न्यूटन, ऐसा भी सवाल आता है कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो बेसिकली 1 न्यूटन क्या होता है? व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज सीन इन अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन। यानी जब 1 किलो की मास की एक बॉडी है जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कर रही है, तो उस पर जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा 1 न्यूटन। ये तो इस फॉर्मूले से भी समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लगाए जाएं। चलो एक डिफरेंस देखेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल। अगर मैंने मास को डबल कर दिया, F इक्वल्स टू ma, तो क्या होगा? अगर मास डबल करा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगला, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज हाफ। अगर मैंने एक्सेलरेशन को बेटा आधा करा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। Why does a fielder pull his hand backward? अभी बताया, जब विराट कोहली जी कैच ले रहे हैं तो अपने हाथ को पीछे लेकर जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है। क्या मालूम है बेटा? उन्हें मालूम है हाथ में दर्द हो जाएगा, भैया हाथ पीछे लेके जाओ, टाइम इंक्रीज करो, जितना ज्यादा टाइम उतनी कम फोर्स, तो हाथ में चोट नहीं लगेगी। दिस रिड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, दस फोर्स ऑफ इंपैक्ट, जो फोर्स लगनी थी वो कम हो जाती है। अगला देखते हैं, Why are athlete in high jump event made to fall on a cushion or sand bed? तुमने देखा है तुम्हारे स्कूल के अंदर भी एक लॉन्ग जंप, हाई जंप वाली कंपटीशन होते होंगे शायद, तो तुमने देखा है हमेशा लॉन्ग जंप मिट्टी पे क्यों कराई जाती है? इसलिए क्योंकि जब एक इंसान जो कि जोर से भाग रहा है, स्पीड से भाग रहा है, और जब वो कूदेगा ना बेटा, तो जब वो नीचे गिरेगा, जब वो नीचे गिरे तो नीचे मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी में क्या होगा? टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम होगी। ठीक है, इसमें दे भी रखा है, याद रखना कि जब टाइम इंक्रीज करता है, आपके जो ओवरऑल मोमेंटम है उसको जीरो करने में टाइम जो होता है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जिससे क्या होता है? जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होता है, जो फोर्स लगने वाली थी वो क्या होता है? अच्छा टर्म भी याद रखना बेटा, फोर्स ऑफ इंपैक्ट, है ना। जो फोर्स लगने वाली है उसको हम बोलते हैं बेसिकली फोर्स ऑफ इंपैक्ट, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाई डज अ कराटे प्लेयर यूज अ क्विक पावरफुल स्ट्राइक टू ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस। अगर सामने हमने कुछ रखा है, एक कराटे प्लेयर है और वो जोर से मारता है, वो ना ऐसे धीरे 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 नहीं मारता, वो बहुत जोर से मारता है एक साथ। क्यों? सोचो सोचो, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे मारेगा ना, 1 टाइल 2 टाइल 3 टाइल, तो पता क्या होगा? जितना ज्यादा वो टाइम लेगा, जितना ज्यादा वो टाइम लेगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंपैक्ट आएगी उसके हाथ के ऊपर, और उतना ही उसको दर्द होगा। इस वजह से वो मिनी सेकंड के अंदर अपने हाथ को चलाता है ताकि टाइम कम हो, और क्या हो जाए? उसके साथ जो फोर्स है वो क्या हो जाए? उसके हाथ पे लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाए? वो बहुत कम हो, इंपैक्ट जो हो फोर्स का वो बहुत कम हो, उसको दर्द बहुत कम हो।
ठीक है, ये है इसका मेन रीजन। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान से समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है बेटा तुम्हारी स्क्रीन की तरफ। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, आई होप ये ग्राफ सबको विजिबल होगा, है ना। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 100 kg मास। कोई 100 kg का मास होगा, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमें क्या बताना है, व्हेन इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, कौन सी जगह पर फोर्स सबसे ज्यादा होगी। इस ग्राफ को देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सोचो सोचो जल्दी, दिमाग लगाओ, क्या लगता है। 1 मिनट में पानी पी लूं जब तक तुम सोचो, फटाफट सोचो। चलो सोच लिया, बताऊं। देखो ये जो है, यहां पर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना था। फोर्स होता था आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो अब आपको बस इसके अंदर इतना समझना था कि एक्सेलरेशन कहां सबसे ज्यादा होगा, जहां पर वेलोसिटी का चेंज सबसे ज्यादा होगा। ये देखो ए पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है, यहां पर देखो वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है सबसे ऊपर चली गई है, यानी स्पीड का जो चेंज है वो सबसे ज्यादा आ रहा है ए पॉइंट पे। इस वजह से यहां पर एक्सेलरेशन हाई होगा, और एक्सेलरेशन हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी हाई होगी, यानी फोर्स विल बी हाईएस्ट एट दी ए पॉइंट। ए पॉइंट पे होगी। अब आप पूछोगे बी पे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखो बी पे जाके तो नीचे जाने लग गया है, यानी स्पीड डाउन होने लग गई है, और जब स्पीड डाउन होती है यानी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने लगता है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने लगता है। तो इस वजह से जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वहां पर आपकी फोर्स सबसे ज्यादा लग रही होगी। अगला सवाल, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है, रिटार्डिंग फोर्स यानी रोकने वाली फोर्स। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन सुना था ना पिछले चैप्टर के अंदर, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली वो फोर्स जो कि तुम्हें मूव करने से रोकती है। तो कहां पर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, जहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव वहां पे फोर्स भी नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है ना। एक्सेलरेशन कहां नेगेटिव आ रहा है, ये देखो बी पॉइंट पे देखो। बी पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा, बी पॉइंट से आपका वेलोसिटी कम हो रही है, और जब भी वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो फोर्स क्या होती है, नेगेटिव, यानी रिटार्डिंग फोर्स। बहुत बढ़िया, आप जीत गए हैं 2 करोड़ रुपए। क्या बढ़िया सवाल बताया। अब अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग देयर इज नो फोर्स, यानी आपको यह बताना है कि कितने, अच्छा ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमने एक लाइन मिस कर दी। इसमें यह बोला है व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स, यानी उन्होंने ये नहीं पूछा कहां पर है रिटार्डिंग फोर्स, उन्होंने बोला कितनी है रिटार्डिंग फोर्स। तो क्या तुम इस ग्राफ से रिटार्डिंग फोर्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अरे बेटा यहां से देख, यहां पर वेलोसिटी कितनी है 20, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 0 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -20। ठीक है, कितने टाइम में आया है, कितना है 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया -20/2 जो कि हो जाएगा -10, यानी एक्सेलरेशन आ गया -10। मास आपको ऑलरेडी गिवन है, मास गिवन है ना बॉडी का, अरे बोल दे यार, 2000 की जो केजी गिवन है ना, तो क्या है फोर्स m इंटू ए, यानी कितना -10 इंटू 2000 नहीं 1000 है, सॉरी, -10 इंटू 1000। बस बस ठीक है, इसको सॉल्व करना और आंसर मुझे कमेंट में बताना सबके सब, ठीक है, मुझे पता चलेगा तुम एक्चुअली में पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। अगला देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। अब ये बढ़िया सवाल है कि कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही है, बताओ कितने समय के लिए। देखो फोर्स कब नहीं लगेगी, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन जब नहीं होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, आया ना। वेलोसिटी कितनी कांस्टेंट है, यहां से यहां, इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 4 सेकंड। तो आंसर विल बी 4 सेकंड। 4 सेकंड के लिए आपकी बॉडी क्या है, 0 फोर्स लगा रही है, 0 फोर्स है उसके ऊपर, सेम स्पीड से भाग रही है। आ गया समझ में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर दिखने वाला है। आगे देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टाइम टेकन टू ब्रिंग अ बॉल टू रेस्ट फ्रॉम अ सर्टेन वेलोसिटी v इज रिड्यूस्ड टू हाफ। समझना बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। मैं देखो बहुत टफ टफ क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अभी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, आधे घंटे अभी हमें सेकंड थर्ड लॉ भी पढ़ना है, उसके बाद और क्वेश्चन करने हैं, तो समझो, क्योंकि मैं चाहता हूं हम इतने क्वेश्चन कर लें 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर, जिससे एक बाहर सवाल आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा। और ये प्रशांत भैया की गारंटी है ना, समझ रहे हो ना, प्रशांत भैया की गारंटी है, इस लेक्चर से बाहर सवाल नहीं निकल के आता। ये इतना डीप इसको हम बनाने वाले। आ जाओ,
if the time taken to bring a ball to rest from a certain velocity v is reduced to half। यानी देखना, अब ये समझो मेरी एक बॉल थी जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब मैंने ना उसको एक टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 ला दी। कितनी ला दी बेटा? 0। ठीक है, पहले मुझे लग रहा था टाइम t, ठीक है, पहले मुझे कुछ सेकंड लग रहे थे। अब मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसी फोर्स जनरेट करी जिसकी मदद से ये जो टाइम t लग रहा था ना, अब ये आधा हो गया, यानी अब ये हो गया t/2। अब ये टाइम आधा हो गया। हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी दी चेंज इन दी वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। देखो ये बॉल है जो कि एक वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है, फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है इसकी 0, है ना, मास तो इसका m है। तो अब मुझे बताओ इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आएगा? क्या कोई चेंज आएगा? वेलोसिटीज में तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, तो इनिशियल एंड फाइनेंशियल जो अपनी फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल मोमेंटम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है mv, है ना, तो यहां पर तो हो जाएगा mv और फाइनल क्या होगा? m इंटू 0, जो कि है अपना 0। तो यानी अगर मैं बॉल के टाइम को कम भी कर दूंगा ना, तो भी मोमेंटम पे कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर समझना, एक बॉल थी बेटा, ठीक है, उस बॉल को मैंने क्या करा, वो बॉल ना एक टाइम के अंदर, मान लो 5 सेकंड के अंदर वो बॉल थी ना, वो 0 स्पीड पे आ जाती थी, बट मैंने क्या करा, मैंने उस पर एक फोर्स लगाई जिसकी मदद से अब वो 2.5 सेकंड के अंदर क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। तो मुझे बताना है क्या इन वैल्यूज में चेंज आएगा? क्या इनिशियल फाइनेंशियल मोमेंटम बदलेगा? नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। इनिशियल फाइनल मोमेंटम तो सेम रहेगा। क्या चेंज इन मोमेंटम बदलेगा? नहीं बदलेगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे बदल जाएगा भाई? खुद सोचो, नहीं बदलेगा। बट क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बदलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा? फोर्स यानी डेल्टा पी बाई टी। क्या मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम को बदला है। मैंने टाइम क्या कर दिया? कम टाइम दे रहा हूं मैं रुकने के लिए, कम टाइम दे रहा हूं मैं रुकने के लिए, तो मेरी फोर्स क्या होगी? टक 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 इंक्रीज। एग्जांपल याद करो, जब चिंटू लाल छत से गिरा था, जब उसे ज्यादा टाइम लगा था तो जिंदा था, जब उसे कम टाइम लगा था तो मर गया था। यानी फोर्स ज्यादा होगी जब टाइम कम होगा, जब टाइम ज्यादा होगा फोर्स कम होगी। तो इस वजह से क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फोर्स क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी अगर टाइम आपका डिक्रीज कर रहा है तो। ये बहुत अच्छा सवाल है, लोगों के दिमाग घूम जाते हैं ऐसे सवाल करने में, बट आपको मैं फिर भी करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्या? डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स का न्यूटन। न्यूटन की डेफिनेशन में आपको अभी बता चुका हूं। अगला देखते हैं, a force of 2 Newton acting on a body changes its velocity from 2 meter per second to 5 meter per second in 10 सेकेंड। कैलकुलेट दी मास ऑफ दी बॉडी। कितना सिंपल सवाल, लल्लू सवाल, लल्लू पल्लू सवाल आ गया यार। ये तो तुम खुद ही कर दोगे। अरे बेवकूफो, मूर्खो, कर दोगे? अरे कर देगा मूर्ख वाला, क्या नहीं कर पाएगा? जल्दी कर दे यार, हैं जल्दी कर दे। कल तो मेरे को जाना भी है, कल मेरी फ्लाइट है, और पता है कल मेरी सुबह की फ्लाइट है। पता है एक टाइम बाद ना मुझे एक चीज समझ आई कि अभी के टाइम पे ना हमारे लिए सुबह जल्दी, अगर 5 बजे मुझे कहीं जाना है, इमेजिन करो सुबह 5 बजे मुझे कहीं जाना है ना, तो सुबह जल्दी उठने से अच्छा है, 5 बजे उठने से अच्छा है कि मैं 5 बजे तक ही उठता रहूं, जगता रहूं, तो कभी फ्लाइट मिस नहीं होगी। ये बात मुझे समझ आ गई। तो मुझे तो रात भर देखना है, तो बट जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो यार, समझो बात को, ठीक है? कैसे कर लोगे? फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको फोर्स गिवन है 2 न्यूटन, मास हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू बाई टी, है ना। v क्या है? 5, u क्या है? 2, टाइम कितना है? 10, तो निकाल लो 5 माइनस 2 बाय 10, तो ये आ जाएगा 3/10, है ना। ये आ गया आपका क्या? एक्सेलरेशन। तो बस अब यहां पर आप एक्सेलरेशन को पुट कर दो, m इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा आपका जो मास आएगा वो आएगा आपका 20/3। क्या यही आ रहा है सबका? एक बार बता दो, कहीं कैलकुलेशन पे मिस्टेक करिए तो एक बार बता देना। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए, बट हाँ यही आपका जो बेसिक आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना। ये आपका फाइनल मास आ गया है बॉडी का। चलिए अब बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे, और अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट उससे पहले हम फोर्स और मोमेंटम में फटाफट से डिफरेंस जान लेते हैं। देखो फोर्स और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। पहला तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अगला, फोर्स कैन एग्जिस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर फोर्सेस तो लग रही हैं। कैसी फोर्स लग रही है? मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फोर्स उस पर लग सकती है, बट अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है क्या उसमें मोमेंटम होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो जब वेलोसिटी ही नहीं है भैया तो कैसे मोमेंटम आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वो फोर्स की डायरेक्शन, बट ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही क्या है, वेलोसिटी। अगला, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अभी बता दिया कि जो इंपैक्ट फोर्स होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट मोमेंटम जो होता है बेटा, मोमेंटम जो होता है बेसिकली वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोमेंटम बढ़ेगा जितना आपका टाइम बढ़ेगा, बट फोर्स आपकी घटेगी जितना टाइम आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ 4 डिफरेंस है, ये आप याद कर लेना है। 4 डिफरेंस ही इनफ है ना। अगर एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए, आने की चांसेस कम रहती हैं, बट अगर आ जाए तो आपको ये पता होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट किया जाए। चलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। इमेजिन करो, इमेजिन करो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्या करोगे, क्या करोगे भैया, क्या कर रहे हो यार, दोस्तों के बीच में लड़ाई कराओगे क्या, क्या करोगे, तुम भी घुमा के थप्पड़ मारोगे, है ना। अगर कोई तगड़ा इंसान हुआ तो 2 थप्पड़ भी लगा दे, कोई और तगड़ा हुआ 4 भी लगा दे, है ना भाई, हो सकता है। मैं तो बता, ट्राई करके देख लो स्कूल के करना मत, है ना। बट हाँ, यानी ये ना एक नियम है इस दुनिया का कि अगर आप कुछ भी करोगे ना तो उसका एक रिएक्शन जरूर आएगा, वापस में आपकी तरफ एक रिएक्शन जरूर आएगा। और यही नियम है इस दुनिया का। दुनिया इसी नियम पे चलती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी दीवार पे मुक्का मारोगे तो दर्द होगा आपके हाथ पे, क्यों, क्योंकि जितनी फोर्स आपने लगाई ना बेटा, उतनी ही फोर्स दीवार ने भी लगाई। यही फिजिक्स का नियम है। अगर आप किसी लकड़ी पे मारोगे ना तो जितनी फोर्स आपने लकड़ी पे लगाई उतनी ही आप पे लगी। आप किसी दीवार पे धीरे से मारना, दर्द कम होगा। अब जोर से मारना, दर्द ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपने कम फोर्स लगाई तो दीवार ने भी कम लगाई, आपने ज्यादा लगाई तो दीवार ने भी ज्यादा लगाई। तो यानी यही न्यूटन बाबा का आपका थर्ड लॉ है, जो कि ये बोलता है कि भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसको स्टेटमेंट में याद करना है तो समझ लेना, when one body exerts a force on other body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स को एक्सर्ट करती है, the first body experiences the force which is equal in magnitude। यानी पहली बॉडी ने दूसरी को फोर्स डाली, पहली बॉडी पे वापस से सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स आई इन अ अपोजिट डायरेक्शन। मैंने दीवार पे मारा तो दीवार ने मेरी तरफ मारा, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स। और यही है हमारा क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अब तुम मार्क्स कम लेकर आ रहे हो, तुम पापा को आंसर शीट दिखा रहे हो, तो उसका भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि तुमने क्या करा, तुमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी। ये तुम्हारा एक्शन था। रिएक्शन क्या था, तड़ाक घर से थप्पड़। ये क्या था, ये आपका रिएक्शन था। तो एक्शन तुम्हारे ना पढ़ना हो सकता है, रिएक्शन तुम्हारे पापा का थप्पड़ मारना हो सकता है, बट याद रखेंगे दुनिया में हर चीज पे नियम फॉलो होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब किसी भी चीज पे हिट करो वो भी आप पे हिट करेगी, है ना। किसी नॉन लिविंग पे करोगे वो भी आप पे हिट करेगी, उतनी फोर्स लगाएगी, उतनी ही फोर्स लगाएगी। अगर मैं इस पेन पे मार रहा हूं ना, अभी ऐसे इस पेन पे मार रहा हूं तो पेन भी मुझ पे उतनी फोर्स लगा रहा है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो यानी हम इससे बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। और यही है हमारा क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल है, व्हाई डू बोथ प्लेयर गेट हर्ट व्हेन दे कोलाइड। मान लो फुटबॉल खेल रहे थे, वो होता है ना हेडर, रोनाल्डो वाला हेडर, वो इतनी ऊपर उछल के, वो तो बहुत खतरनाक ही था, है ना। बट हाँ, हेडर ले रहे हो और एक सिर आपके दूसरे आपके दोस्त के आपके हेड का हेड कोलाइड हो गए, तो मान लो आप कोलाइड हुए हो, बट दर्द आपको भी होगा, दर्द उसको भी होगा। क्यों, क्योंकि जितनी फोर्स आपने उसके ऊपर डाली उतनी ही फोर्स उसके एंड से भी आई। क्यों, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगला, व्हाई डू यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हेन ट्राइंग टू वॉक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं। तुम सोचो हम चलते कैसे हैं। अगर मुझे आगे चलना है तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं ना, नहीं, आज तक तुम्हें यही लगता आ रहा था ना। अब मैं बताता हूं, अगर मुझे आगे चलना है ना तो मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। हाँ, अभी खड़े हो और चल के देखो, जब तुम आगे चल रहे हो ना तो अब एक मेरे साथ करना, अपने राइट लेग को आगे करो, राइट लेग को आगे करो। अब देखो तुम्हारा जो लेफ्ट लेग है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। देखना बेटा ध्यान से, एक बार स्लो में ट्राई करो, पीछे की तरफ लगाया। अब जब आप आगे बढ़े तो आपका राइट लेग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी जब हमें आगे चलना है ना
तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे चल रहे हैं ना तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इमेजिन करना, ये है, तुम यहां पर खड़े हुए हो और देखना यहां पर तुम चल रहे हो, तुम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और जो दूसरी बॉडी है जो कि जमीन है, वो जमीन तुम पे फोर्स लगा रही है, तुम पे फोर्स लगा रही है इस तरफ। इस वजह से तुम आगे चल पा रहे हो। यानी अगर मुझे आगे चलना है ना तो मैं पीछे फोर्स लगा रहा हूं, अगर मुझे पीछे चलना है तो मैं आगे फोर्स लगाऊंगा, मैं आगे फोर्स लगाऊंगा, मैं आगे फोर्स लगाऊंगा। ये है रियलिटी। इस वजह से हम चल पाते हैं क्योंकि हम पीछे फोर्स लगाते हैं और उतनी फोर्स हम पे दीवार लगाती है, दीवार यानी जमीन लगाती है ना। तो जमीन की वजह से चल पा रहे हो, तुम खुद की वजह से नहीं चल पा रहे। तुम घमंड में आ जाओ कभी कि मेरे तो पैर हैं इसलिए मैं चल पा रहा हूं, ना ना ना, जमीन की वजह से चल पा रहे हो। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि आइस पे चलना क्यों डिफिकल्ट होता है? आइस पे चले हो कभी, देखा है? बर्फ पे क्यों? क्योंकि बर्फ जो होती है ना बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझते हो? फ्रिक्शन क्या होता है? जो रफ रोड होते हैं ना उनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, और जो आइस होती है, आइस के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता। ये आपकी आइस है, ठीक है, आइस एकदम प्लेन होती है, स्मूथ होती है, उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता। तो क्या होता है ना, ये मान लो चिंटू लाल है, जब चिंटू लाल फोर्स लगाता है ना पीछे की तरफ, फोर्स लगाता है ना पीछे की तरफ, क्योंकि आइस आपकी पूरी स्मूथ है, जिस वजह से आइस उतनी फोर्स आगे की तरफ नहीं लगा पाती। समझ पाए? आइस एकदम प्लेन है, स्मूथ है, जिस वजह से जितनी फोर्स तुम पीछे लगाते हो ना, आइस उतनी फोर्स तुम पे नहीं लगाती, और इस वजह से तुम गिर जाते हो बर्फ पे चलते चलते। इसलिए जब तुम बर्फ पे भागोगे ना तो 100% गिरोगे, क्योंकि उतनी फोर्स आइस लगा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम होता है बेटा। फ्रिक्शन क्या होती है आगे जाकर क्लासेस में पढ़ोगे भी, बट अगर तुम्हें पता है, नहीं पता है तो बता देता हूं। फ्रिक्शन बेसिकली एक रफ सरफेस पे होता है जो कि क्या करता है, अपोज करता है मोशन को, है ना। तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होता है तभी तुम चीजों पे चल पाते हो। अगर एक प्लेन सरफेस होगा उसके ऊपर चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, इस वजह से तुम आइस के ऊपर नहीं चल पाते। अगला देखते हैं, व्हाई डज अ गन रिकॉइल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड? ओहो लो भाई, देसी कट्टा आ गया। पता है एक बच्चा एक दिन पूछ रहा था मुझसे क्लास में कि सर आप वो बिहार में गए थे मीटअप पे बच्चों से मिलने के लिए, तो वहां पर कट्टा वट्टा नहीं मिला क्या? मैंने कहा यार तुम पागल वागल हो गए, एक तो बिहार के बारे में ऐसे मत बोला करो कि वहां सिर्फ कट्टा ही चलता है ना। ऐसा नहीं, कट्टा वट्टा नहीं, अब तो AK-47 चलने लगी है, तो कट्टे से तो ऊपर बढ़ गए वो। ठीक है, नो ऑफेंस, बट हाँ नहीं, बट मैं सही में गया हूँ बिहार और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, तो ये गन है। तो ये गन जो होता है, तुमने देखा है? तुमने कैसे देखा है? तुमने थोड़ी ना चलाई होगी, मैंने भी कौन सा चलाई है। जब गन हम चलाते हैं तो क्या होता है कि शोल्डर जो होता है ना, इस पर रिकॉइल आता है, ऐसे झटका आता है, ऐसे झटका आता है ना, रिकॉइल आता है। तुम तो फ्री फायर खेलने वाले हो, तुम्हें तो रिकॉइल पता ही होगा, रिकॉइल क्या होता है। रिकॉइल आता है, वो रिकॉइल क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जब बुलेट आगे जाती है तो जितना फोर्स वो आगे एक्सर्ट करता है उतना ही फोर्स पीछे की तरफ आता है, इस वजह से शोल्डर जो होता है वो रिकॉइल करता है। शोल्डर पे बैकवर्ड पे क्या आती है? फोर्स आती है। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पे भी एप्लीकेबल है। अगला देखते हैं, जब भी हम किसी, मान लो एक बोट है, इस इंसान को बोट से इधर आना है, तो पता है कैसे आएगा? ये बोट की तरफ पीछे फोर्स लगाएगा, ये बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तब जाकर ये आगे चढ़ पाएगा। यहां पर भी है क्या? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बेटा बेसिकली यही कहता है, आप कहीं पर भी फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स तुम्हें मिलने वाला है। ये उसके कुछ एग्जांपल है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्टली एग्जांपल पे आएंगे। मान लो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई डज अ गन रिकॉइल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड? गन क्यों रिकॉइल होती है, पीछे झटका क्यों मारता है? क्योंकि इक्वल रिएक्शन। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। अगला, स्विमर्स, स्विम करते हुए देखा है? तो स्विम में ना हम ऐसे करते हैं, यानी हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना पानी को पीछे की तरफ पुश करेंगे, वाटर विल अप्लाई द सेम फोर्स ऑन आवर बॉडी, जिस वजह से हम आगे चल पाएंगे। जब भी आप बैक स्विमिंग करते हो तो आप पानी को क्या करते हो? आगे की तरफ पुश करते हो, जब भी आपको बैक स्विमिंग करनी होती है। क्यों? जब हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो पानी हमें पीछे की तरफ पुश करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा एक इसका एग्जांपल और है, रॉकेट। रॉकेट कैसे बेटा ऊपर जाता है? रॉकेट बेसिकली गोज अप बाय द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट क्या करता है? देखना, ये आपका रॉकेट है। अब यहां पर क्या है? गैस है, ठीक है। रॉकेट से गैसेस रिलीज होती हैं। अब क्या होता है, ये गैसेस ना बेटा यहां पर बहुत सारी फोर्स लगाती हैं, बहुत सारी फोर्स लगाती हैं। ये गैसेस जो हैं यहां पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। अब इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि जो रॉकेट है उसमें उतना ही बैकवर्ड क्या आता है? फोर्स आती है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतनी फोर्स इधर आती है, जिस वजह से आपका रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। बैलून देखा है? बैलून, बैलून को कभी खोलना है ऐसे उल्टा रख के, तो बैलून आप कैसे ऊपर जाएगा? क्यों जाएगा? जितनी फोर्स उसने नीचे एक्सर्ट करी उतनी ही वो ऊपर उस पर लगेगी। ठीक है। उसके अलावा कि स्नो पे हम क्यों नहीं चल पाते, वो तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया।
ठीक है, ये सारे एग्जांपल थे, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इन्हीं में से ही आ सकते हैं। अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, रीजन बताने हैं आपको। अ फुटबॉलर किक्स अ बॉल व्हिच रोल्स ऑन अ ग्राउंड एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस कम टू द रेस्ट। अगर मैं बॉल को हिट करूंगा तो थोड़ी देर बाद फुटबॉल ना रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ड्यू टू क्या? फ्रिक्शन। देखो, जो आपका जो नीचे जो ग्राउंड होता है उसमें फ्रिक्शन होता है, तो जब आपका बॉल घूम रही होती है घूम रही होती है घूम रही, फ्रिक्शन लगता जाता है, बॉल की वेलोसिटी कम होती जाती है और बॉल एक टाइम के बाद आके क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी रीजन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला, ओनली अ कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पाइल इज रिमूव्ड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कैरम पे मारते हो तो नीचे वाला जाता है, क्यों? इनर्शिया की वजह से। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगला देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ देखते हैं। अ बुलेट विद अ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। क्या बात है बेटा, एक राइफल थी, प्रशांत भैया की राइफल है बेटा, पीके राइफल लिखूंगा इसको, पीके राइफल। चलो, पीके राइफल में से क्या है? एक बुलेट है 10 ग्राम की जिसको हमने फायर करा। बुलेट टेक्स 0.04 सेकेंड टू मूव थ्रू द बैरल एंड लीव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स। कितनी फोर्स लग रही होगी? कैसे निकालोगे? फोर्स का हमें फॉर्मूला मालूम है, प्यारा सा फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो, मास हमें गिवन है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी बेटा। क्या? चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू कितना है? v इक्वल्स टू है 400, टाइम कितना है? t इक्वल्स टू 0.004। तो बस अब आप निकाल लोगे क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगा 400 माइनस 0 डिवाइड बाय, ओहो ये कितना बड़ा आ गया भाई, ये कितना बड़ा आ गया, 1 2 3, 1 2 3, 4 से 4, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 2 3 4 5। क्या बात है, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। बस आपको मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, मल्टीप्लाई कर देना। बट इस मास को पहले केजी में कन्वर्ट कर लेना, बस इतना याद रखना। ये कन्वर्जन के यूनिट्स को याद रखा करो, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। कैसे केजी में कन्वर्ट करोगे बेटा? 1000 से डिवाइड कर दो ना यार मूर्खो, क्या करना है? 1000 से तो डिवाइड करना है, तो कर दो 1000 से डिवाइड और फटाफट से सॉल्व करके बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी अभी कमेंट में सॉल्व करके मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर। जल्दी बताएं, निकाल लिया सबने? मुझे करेक्ट आंसर सबका चाहिए, बता दिया करो यार। क्यों क्यों मेरा वो करते हो, है ना दिमाग खराब? बता दिया करो, ठीक है? चलो, और ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करने में लगे हो दोस्तों की नोटबुक से, है ना? ऐसा मत करो यार। आ जाओ, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज अर्थ डू नॉट अट्रैक्ट द मून। भैया मून जो है वो चक्कर लगाता है, जैसे कि तुम अपनी महबूबा या फिर आशिक के चक्कर लगाते हो, है ना? बट वो आशिक है महबूबा तुम्हारे चक्कर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? चलो वो तो अलग चीज हो गई, बट मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ मून के चक्कर नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन की फोर्स है ना, मून जो अर्थ पे लगा रहा है, देखो मून जो है, मान लो मून है और ये अर्थ है, अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास कम है। इस वजह से जो ये फोर्स लगाता है ना, ये जो फोर्स अर्थ की तरफ लगाता है, ये फोर्स लगाता है वो कम होती है, क्योंकि इसका मास तो बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है। इस वजह से अर्थ मून की तरफ नहीं जाता, जबकि मून अर्थ की तरफ घूमता रहता है ना? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास कम है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जिससे कि तुम्हारा भी दिमाग हिल जाएगा, बट दीज आर रियली वेरी टफ क्वेश्चन। मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, अपने दिमाग आंख सब कुछ खोल के बैठ जाओ, क्योंकि अभी अगले 10 मिनट में जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो बहुत खतरनाक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मोशन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, तो इस वजह से याद रखना। स्टेट द रीजन व्हाई अ बुलेट ऑफ अ स्मॉल मास फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन बी फेटल। फेटल मतलब उससे डेथ हो सकती है, मर सकते हैं। क्यों मर सकते हैं? वेलोसिटी ज्यादा है ना बेटा, वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अ बुलेट विद अ मास 4 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। समझना, एक अपनी बुलेट है जो कि 4 ग्राम की, उसको हमने फायर करा है 50 मीटर पर सेकेंड से। अब बोल रहा है वो एक दीवार के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। एक दीवार थी, उसके अंदर 10 कितना 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक बेटा अंदर घुस जाती है वो। ठीक है, अब बोल कह रहा है 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। कितना होता है ये? 100 से डिवाइड कर लेना, हो जाता है 0.1 मीटर। ठीक है, अगले देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। क्या बोल रहा है कि कितनी फोर्स इस दीवार ने लगाई, इस दीवार ने कितनी फोर्स लगाई, अब वो बताओ। बड़ा ही अच्छा लेवल का सवाल, बड़ा ही टफ सवाल। देखते हैं बेटा ये कैसे करेंगे। देखो, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 50 है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा?
फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी 0। हमें पता है v जो होगी वो 0 होगी क्योंकि रेस्ट पे आ गई है ना। हमें डिस्टेंस पता है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है बेटा, हमें डिस्टेंस पता है। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है फोर्स। अब मुझे खुद बताओ, जितनी फोर्स बुलेट ने यहां पर लगाई होगी, जितनी फोर्स बुलेट ने लगाई होगी, क्या उतनी ही फोर्स दीवार ने भी लगाई होगी? इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, तो अगर मैं बुलेट की फोर्स निकाल लूं तो क्या मैं दीवार की भी निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा। बुलेट की फोर्स कैसे निकालूंगा? फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma। m तो है बट एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा भैया जी? फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा? याद करो, जब हमने मोशन पढ़ा था, मोशन के अंदर हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, उसके अंदर एक सबसे प्यारी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसके अंदर हमें पता है फाइनल वेलोसिटी है 0, u कितना है? u है आपका 50 मीटर पर सेकेंड, s कितना है, डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। क्या इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन आप निकाल पाओगे? हाँ या ना बोले? चमका, चमका दिमाग में, बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल लोगे। तो ये हो गई 0 और इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 2500 और ये आ जाएगा 2 इंटू a इंटू 0.1। अब इसको यहां पर शिफ्ट कर दो, एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दो फटाफट से, इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब ये मत बोलना भैया ये भी सॉल्व करा दो यार, तुम सारे मेरे से करवा लो, तुम सारे के सारे काम हैं, तुम्हारे स्कूल टीचर कुछ नहीं करेंगे, तुम पढ़ोगे भी मुझसे। ऐसा मत क्या करो यार, कुछ चीजें तो खुद से कर लिया करो कभी कभार तो, है ना। इसको काटो यहां से तो ये आ जाएगा कितना? 1250 और ये हो जाएगा 0। तो ये आएगा आपका एक्सेलरेशन। 12500 विल बी योर एक्सेलरेशन, है ना। ये नेगेटिव में आ रहा है। क्यों नेगेटिव में आ रहा है? क्योंकि अपोजिंग है, अपोजिंग है ना। क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है, बुलेट रुक रही है, तो नेगेटिव में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। मास कितना गिवन है? मास आपका गिवन है 4 ग्राम। 4 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट कर लेना? केजी के अंदर, और बस आंसर निकाल दो फटाफट से। ठीक है, 4 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? एक्सेलरेशन से। इतना तो कर दोगे, फोर्स निकल के आ जाएगी। बस यही क्वेश्चन था। समझ पाए कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम, मतलब कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्या पता आपके में सेम क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर देम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो कि मुझे आपको देना है एज अ होमवर्क, वो ये है, हाउ विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द वॉल चेंज इफ द बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम स्ट्राइक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या बोल रहा है? अगर मैं उस बुलेट के मास को इंक्रीज कर दूं और उसकी वेलोसिटी को कम कर दूं, तो वो जो डेप्थ हुई है ना पेनिट्रेशन की, क्या वो डेप्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो, मैं बताऊं क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने बेटा वेलोसिटी कम कर दी है। वेलोसिटी हमने कम करी है तो क्या होगा? जब भी हम वेलोसिटी कम कर देंगे, वेलोसिटी जैसे ही हमने कम करा तो क्या हुआ? फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना बेटा, फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना, ये वाला फॉर्मूला तो हमें ये वाला मालूम है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे ही हम इनिशियल वेलोसिटी को कम कर देंगे, फाइनल तो 0 ही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट इनिशियल को हमने कम कर दिया। इनिशियल को हमने जैसे ही कम करा, यानी होगा क्या? जो पेनिट्रेशन हो रही है ना दीवार के अंदर, वो कम हो जाएगी, है ना, वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियली क्या होगा, जो वेलोसिटी आ रही है वो आपकी कम होगी। ठीक है, इसके ऊपर आप एक बार और ये जो सेकंड पॉइंट है, ये आपका होमवर्क भी है, सोचना भी कि क्यों होगी, थोड़ा सा और डीप सर्च करना, इंटरनेट की सहारा लेना, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं ही लाइन टू लाइन बता दूंगा, मैंने हिंट दे दी कि डिक्रीज होगी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना। चलो अब कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग यूनिट। कुछ भी नहीं है यार, इसके अंदर आपको बताना है कौन सी यूनिट किस किस के हैं। न्यूटन किसका होता है बेटा? फोर्स का, फोर्स का। न्यूटन मीटर किसका होता है? ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, वैसे वर्क डन होता है, इसको काट दो, अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको आप हटा दो और आप इसको भी हटा दो। ठीक है, ये आपने अभी पढ़े नहीं है न्यूटन मीटर, ये इनको हटा दो। ठीक है, ये होता है फोर्स। ये किसका होता है? मीटर पर सेकंड। अरे वेलोसिटी का रे मूर्ख बच्चे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। ये किसका होता है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी यानी मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। पकड़ा गया, पकड़ा गया, ये तो फोर्स ही है, पागल बना रहा था, बहरूपिया, बहरूपिया। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, बहुत बढ़िया है ना। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। आपका अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg is accelerated uniformly from a velocity 4 meter per second to 8 meter per second in 8 second. Calculate the initial and क्या फाइनल मोमेंटम। आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बताओ भाई, इनिशियल फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे? भाई निकाल लो, m इंटू यू इनिशियल, m
इंटू वी फाइनल। ले भाई, इनिशियल वेलोसिटी है 4, फाइनल है 8, तो ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा। मास है 50 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 200, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 50 इंटू 8, जो कि आ जाएगा आपका 400। लो भाई, अरे यार इतनी सिंपल सी कहानी, क्या बात है यार, वाह। अगला देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे भैया, फोर्स होता था चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 8 सेकंड, 8 सेकंड। मोमेंटम में चेंज कितना है 400 माइनस 200, जो कि होता है आपका कितना, जो कि होता है 400 माइनस 200 कितना होगा बेटा 200। चेंज इन मोमेंटम 200, टाइम कितना लगा है 8 सेकंड, तो यही तो आपकी फोर्स हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोल, आ रहा है, चमक रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। अब तो बहुत बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन है सारे। अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ अ मास 0.1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 0.1 सेकेंड। कितने में 0.1 सेकेंड के अंदर उसने क्या करा, उसने कैच कर लिया बॉल को, उसने बॉल को कैच कर लिया। आपको बताना है कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके हाथ के ऊपर। कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा, जब एक क्रिकेटर ने बॉल को कैच करा ना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो मैं लिख दूं यहां पर, इनिशियल है u इज इक्वल्स टू 10, v इक्वल्स टू 0, टाइम है 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, जो कि है 0 माइनस 10 डिवाइड बाय 0.1, जो कि हो जाएगा माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब आपके पास क्या है, मास तो आपके पास ऑलरेडी है, तो पुट कर दो भाई 0.1 इंटू 100, जो कि हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन आपका आंसर इज डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं? कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए ना कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इतने क्वेश्चन भी इस चैप्टर में हो जाते हैं, है ना। चलो अगला, व्हेन एन एथलीट कम्स, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन एन एथलीट कम्स रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ही इज एबल टू जंप लॉन्गर, व्हाई। जब एक एथलीट दौड़ से भाग के आता है तो वो बहुत लंबी जंप लगाता है, लॉन्ग जंप लगाता है, क्यों? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। इनर्शिया, इनर्शिया। कैसे? जब एक एथलीट भाग के आ रहा है तो उसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन कर सकता है। इवन उसका मोमेंटम भी हाई होता है, उसका मोमेंटम भी हाई होता है, वेलोसिटी भी आ जाती है, इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके पास। अब जब वो जंप करेगा, वो ऑलरेडी मोशन में था, अब जब वो जंप करेगा तो क्योंकि उसके पास मोशन है तो उसकी बॉडी रेस्ट में नहीं आना चाहिए, उसकी बॉडी आगे की तरफ मूव होती जाएगी और वो बहुत लंबी जंप कर लेगा, वो बहुत लंबी जंप कर लेगा। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से क्या हुआ, उसने इतनी लंबी जंप कर ली। ये है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फटाफट से मुझे बता दो कि किस किस बच्चे को ये सारी कहानी समझ आई और अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, क्या जल्दी बता दो, ठीक है। किस किस को ये समझ आया? भैया आप जो कराओगे वो पेपर में आएगा। ऐसा बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं कि भैया आप जो सब कराते हो वो पेपर में कैसे आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम भरोसा रख के देखो, तुम्हारा अपना प्रशांत भैया हूं, इतना डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं, क्वेश्चंस बनाता हूं तुम्हारे लिए, जो पढ़ेंगे वही पेपर के अंदर आता है। भरोसा रख के पढ़ो, जितना पढ़ा रहा हूं डीपली कॉन्सेप्ट को समझो, पेपर के अंदर मार्क्स पूरे हैं, गारंटेड। और कितने बच्चे इसको एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं? एक बार कमेंट, अपनी हाजिरी लगा दो। बैक बेंचर, तुमसे बात कर रहा हूं, बैक बेंचर, हाजिरी लगा दो। हाँ ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो मुझे फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर बताना। ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर भी आपको जल्द ही मिल रहा होगा। और एक चीज याद रखना यार, लाइफ में हारना नहीं है, डीमोटिवेटेड नहीं रहना, हमेशा अंदर से आग होना चाहिए, अंगार होनी चाहिए। जैसे ही हमने अभी इतने बड़े लेक्चर में हमने पढ़ाई करी और वो भी हमें बोरियत भी महसूस नहीं हुई, यही आग चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। यू आर नॉट अ लूजर, इस बात को समझ लो। दुनिया आएगी बोलेगी तुमसे नहीं हो पाएगा, दुनिया आएगी तू नहीं कर पाएगा, दुनिया आएगी बोलेगी तू बेवकूफ है, बोलने दो, बट यू आर नॉट अ लूजर। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम कर लोगे तो दुनिया कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, तुम सच में कर लोगे, ये भरोसा रखते हैं। और इसी लेक्चर को एंड करते हैं। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है प्रशांत। अगर अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालकर जरूर अपने दोस्तों को बताना, मुझे टैग करना, ताकि मैं भी आपके फीडबैक्स को देख पाऊंगा। शुक्रिया।